क्या इंस्पायर किया आपको आर्मी में ज्वाइन करने के लिए? मैंने मात्र 6 साल की उम्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो देखी और उसके नीचे जो सेंटेंस थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगर आपको ऑर्डर आया कि अभी हमें यहाँ पे शेलिंग करनी है, प्लानिंग जो करती है आपकी टीम वो कैसे करती है? तो हमारे को रात को टाइमिंग मिल जाता था, आप 10 बजे फायरिंग करिए, 10:05 पर आपकी फायरिंग बंद हो जाएगी। क्लाइमेट और इसके वजह से भी जब भी आप ये फायरिंग करते हैं तो उसमें भी फर्क पड़ता है। दुश्मन कितना मजबूत है सोचा नहीं, स्टार्टिंग में जोश था, तो काफ़ी कैजुअलिटी हमारी क्लाइमेट के कारण भी हुई। उसकी आपका दोस्त जो है, मतलब मैंने इनके बारे में भी ऑफ कोर्स पढ़ा है, तो दोनों ने कसम खाई कि दोनों में से किसी की भी शहादत हो जाएगी ना तो एक दूसरे से परिवार से मिल जाएगी। तो जब टाइगर हिल की हम लड़ाई लड़ रहे थे, सैकड़ों राउंड हमारे ऊपर आ गए, तो वो उधर भागा, मैं इधर भागा हूँ। 5 से 10 मिनट बाद फायरिंग बंद हुई, तो धीरे चलने के बाद में एक मांस का टुकड़ा मिलता है और मेरे दोस्त की गर्दन यहाँ से उठ चुकी थी। दीपचंद जी, हेलो एंड जय हिंद। नमस्कार सर, जय हिंद सर, जय हिंद। पहले तो आप सर मत बुलाइए प्लीज आप। तो ऑफ कोर्स आपका फिर से वेलकम एक्सपर्ट टॉक विद भव्य देसाई में। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं आज के कॉन्वर्सेशन के लिए, बिकॉज दो चीज़ों की वजह से। एक तो ऑफ कोर्स जो भी आर्मी में या कोई भी आर्म फोर्सेस में जो भी सर्व करता है उनके साथ में बात करने में अलग ही एक मज़ा आता है। और दूसरा क्योंकि आपकी स्टोरी जो है वो इतनी इंस्पायरिंग है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माध्यम से हम अगर उनसे काफ़ी लोगों के थ्रू और पहुंचा सके तो वो बहुत इंटरेस्टिंग मिसाल है लोगों के लिए। तो पहले तो ऑफ कोर्स धन्यवाद वापस यहाँ पे आने का। दूसरा, आपने देश के लिए इतनी सेवा की उसके लिए भी धन्यवाद। पहला मतलब कारगिल के बारे में तो डेफिनेटली बात करनी है। दो तीन चीज़ों के बारे में। एक तो आपके कारगिल का जो वॉर था उसमें आपने बहुत ही की रोल प्ले किया। दूसरा ऑफ कोर्स ऑपरेशन पराक्रम, और तीसरा आपके थोड़े से जर्नी के बारे में। तो पहला, क्या इंस्पायर किया आपको आर्मी में ज्वाइन करने के लिए? सबसे पहले तो मैं जय हिंद बोलता हूँ और आपको पूरे चैनल को धन्यवाद बोलता हूँ कि आपने जो एक पीड़ा उठाया है सैनिकों को आगे ला करके देश के जागरूक करने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा एक्सपायर का ये है कि मतलब आज हम आइकॉन किसको मानते हैं, युवाओं के लिए एक प्रेरणा। अगर जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैंने मात्र 6 साल की उम्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो देखी थी। कैलेंडर आते थे, नेताजी को तो देखा नहीं, और उसके नीचे जो सेंटेंस थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो 6 साल की उम्र में प्रेरित किया। और छोटा बच्चा था मैं, और मेरे खानदान में कोई सैनिक नहीं, पहली बात तो ना हमारे दादा थे, ना कोई फ्रीडम फाइटर था, कोई नहीं था। पहली बार सिर्फ नेताजी को देख करके एक आइकॉन आया मन में कि मैं फौजी बनूंगा। और ये सपना जो मैंने मेरे दादा को बताया, 6 भाई बहन हम लोग, सबसे बड़ा मैं, फिर भाई, फिर 4 बहनें। कोई भी खानदान में दूर दूर तक फौजी नहीं है। तो मेरा दादा बोलता हाँ फौजी बनना। तो उस टाइम क्या घर में साफ सफाई करते थे, साफ सफाई होगी, मैं कैलेंडर को ऐसे सबके राम भगवान जो भी कैलेंडर में आते थे तो फोल्ड करके रख देते थे, लेकिन मैं नेताजी का फोटो वही रखता था, बाकी नए आते थे। तो ऐसे अगले साल जब दीपावली फिर आई, तो जो मेरा छोटा भाई था थोड़ा हेल्थी था, उसको फौजी ड्रेस ला दिया, टोपी टापी सीटी शाटी। तो मैंने मेरे दादा को बोला कि मुझे फौजी बनना है, फौजी तो मुझे बनना था। मेरे दादा बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है अगली दीपावली में तुम्हारे को बना देंगे। तो फिर मैंने बोला कि ये फौजी नहीं बनना मुझे, फिर मैंने नेताजी की तरफ बताया कि मुझे ये फौजी बनना है। तो मेरे दादा बोलता हाँ तुम बनना, बच्चा है मतलब। तो ऐसे काम चलता रहा। तो जब मैं खेती में जाता था तो मेरे दादाजी फिर मेरे को कहानी सुनाते थे, 71 वार की, 65, 63, देश आज़ाद कैसे हुआ, कच्चे घर होते थे, झोपड़ियाँ होती थी, हम कैसे सर्वाइव करते थे, कैसे हाफ पैंट के अंदर अंग्रेज आते थे गाँव में, तो कैसे वो घोड़ों पर आते थे। तो वो चीज़ें देख करके तो मेरे को बड़ी प्रेरणा मिलती थी। तो मैं पूछता रहता था क्या होता था उस टाइम। आपने वो देखते थे जैसे भाई हमने उस नेता को देखा, कभी इंदिरा गांधी को देखा हमने भाषण देते हुए, तो जवाहरलाल नेहरू जी ऐसे उस टाइम जो भी नेता थे तो उनके बारे में वो बताते थे मेरे दादा। तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट होता था। ऐसे करते करते मैं जब 10वीं पास कर लिया तो मैं 11th क्लास में था, और 15 पैसे का एक फार्म आता था घर, और उसके ऊपर लिखा रहता था कि अपना और देश का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भारतीय सेना में भर्ती हुई। तो इसके आगे जब फिर मैं फार्म भर दिया 15 पैसे का बिना घर वालों को बताए, और मैं सवेरे से ही उठने की आदत थी, फिटनेस बहुत थी, मतलब दौड़ना ये करना वो, उसके लिए वो नहीं था। बाकी चीज़ों में हो गए फिट। और दोस्ती भी ऐसी थी कि मेरे जो दोस्त थे ना उस टाइम ओपन दौड़ते थे। तो बीआरओ में जैसे बुलाए, मैं इधर दौड़ रहा हूँ, दोस्त बाजू में दौड़ रहे हैं, मतलब वो भर्ती फौज में नहीं आए मगर वो बोलते थे कि तेरे साथ में है, मतलब आखिर तक। अगर उस टाइम क्या था कि जो हमारे उस्ताद भी थे जो फौज में पहली बार, तो उस टाइम मना नहीं करते थे कि भाई हौसला अफजाई के लिए, तो दोस्त बोलते हम भी दौड़ेंगे सर। तो बोला ठीक है तुम इस साइड में दौड़ो।
तो ट्रैक में हम दौड़ते थे, तो वहाँ से मेरे को प्रेरणा मिली। और प्रेरणा मिलने के बाद में जब मेरा सिलेक्शन हो गया कि भारतीय तोपखाने में महाराष्ट्र के अंदर नासिक में आना है, तो हम तो कभी डिस्ट्रिक्ट तक नहीं गए थे। तो मेरे पिताजी को पता चला, तो उस टाइम तक डेड बॉडी नहीं आती थी घर पर। तो मेरे पिताजी फर्स्ट में ही बोलता, भैया तुम नहीं जाओगे फौज में। तो मेरे तो सपने फर्स्ट में चूर हो गए, तो आंसू रो रहे हैं, बच्चा क्या करेगा। तो बोलता नहीं, उसका मेरे पिताजी का भी ये था कि भाई सबसे बड़ा लड़का है, छोटी छोटी मुझसे आई हैं और टेलीग्राम ही आएगा ना खाली, हम तो बच्चे का अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकेंगे। फौज में उस टाइम जाना मतलब वो होता था कि भाई तुम एक बार समर्पित कर दो, अगर बच्चा तुम्हारा मर गया तो मर गया देश के लिए। तो मेरा पिताजी का अपना बाप का बेटे का प्यार था, तो बोलता नहीं जाओगे, आपने बंदूक चलानी, मैं ऐसे करता हूँ भाई, 2 गोली बंदूक ले आता हूँ, 2 गोली यहीं चला लो, मतलब अगर आपको शौक है तो मैंने बोला वो शौक नहीं, अपने को तो असली वाला शौक था। तो फिर मैंने मेरे दादा को ये बातें बताई। मेरा दादा जब शाम को खेती से आया तो मेरा दादा बोलता तेरे को रोने की जरूरत नहीं है, उसका बाप जिंदा है। तो मेरे दादा ने क्या अपने बेटे को, मेरा पिताजी इकलौता है, तो मेरे पिताजी को उन्होंने, मेरा दादा जब मैं भर्ती होने के बाद जब मेरे को बोला, तो मैंने उनसे पूछा क्या बोला था तुमने मेरे पिताजी को कि जिसके लिए आपने मनवाया। बोला मैंने यही बोला था, तू मेरा एक बेटा है, तेरे 2 हैं, एक चला भी गया तो कोई प्रॉब्लम, दूसरा तो है तेरे पास में। तो वो एक प्रेरणा थी, मतलब एक दादा, मतलब संयुक्त परिवार से प्रेरणा मिल सकती है आपके माध्यम से कि भाई संयुक्त परिवार के अंदर कितना हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए। और मेरे को जैसे बोला किसी ने गांव में, कहाँ जा रहे हो, महाराष्ट्र, तो वो बोलते थे महाराष्ट्र, तो ऐसे दिल धड़कता था कि भाई जैसे मतलब मैं विदेश में जा रहा हूँ। और पहली बार यहाँ महाराष्ट्र से, मुंबई से और नासिक के लिए पंचवटी डबल डेकर ट्रेन चलती थी। हम लोग यहाँ नासिक में पहुँचे। हम लोगों को आज के टाइम में हम लोग गूगल का यूज़ करते हैं, एड्रेस आता, हमारे पास कुछ नहीं था, ये पता था कि नासिक रोड आर्टिलरी सेंटर, बस उसके ऊपर टिकट के ऊपर दे दिया, वारंट दे दिया, कोई रिजर्वेशन नहीं, कुछ नहीं, आप कौन सी ट्रेन में बैठ के आ रहे हो। तो हमको याद है आज भी, हम लोग खंडवा, रतलाम ऐसे कहीं घूम घूम करके नासिक में उतरे। और जैसे नासिक में उतरे तो पुरानी गाड़ी होती थी और पुराने फौजी होते थे, ये बेल्ट बेल्ट बांधे हुए, आए भाई, हाँ भाई बैठिए। तो हम लोग गड़गड़ गड़गड़ गड़, पीछे कोई ऐसे चेयर चार कुछ नहीं है, अंदर जो भी सामान थे उस टाइम सूटकेस वगैरह किसके पास होते थे, गाँव से देसी बैग होते थे। तो यहाँ नासिक महाराष्ट्र में जब आए तो हम लोग जा रहे थे तो पूरा खुला वातावरण, अंगूर के गार्डन पहली बार देख रहे हैं। तो यहाँ जगह जगह मेरे ज़िंदगी के साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है, आज आज पता चला हमको उस चीज़ के लिए, मगर उस टाइम जगह जगह लिखा था कि भाई शिवसेना। तो जैसे ही हम लोग सेंटर में गए तो उस टाइम फिर 15 पैसे का एक पत्र आता था, हमने पहुंच गए, सादर प्रणाम दादाजी पिताजी सबको लिख करके, और अपने दादा को एक संदेश भी लिखा कि यहाँ पर आर्मी के अलावा दूसरी भी सेना है, शिवसेना। लेकिन हमको ये पता नहीं था कि बाद में, क्योंकि हम तो पहली बार गांव में आए ना, गांव से बाहर आए, तो बाद में पता चला कि भाई ये राजनीति वाली शिवसेना। तो ये मेरे साथ एक, इसका कोई प्रचार नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे साथ एक ज़िंदगी का पड़ाव जुड़ा हुआ है मतलब। और मैं बचपन से ही हनुमान जी की पूजा पाठ करता था, तो मंगलवार के दिन ट्रेनिंग शुरू हुई। पहला परेड ही हमारा ड्रिल का था, तो पहले परेड के अंदर ही 20 मिनट 40 मिनट का एक परेड रहता है। पहले परेड में ही 20 मिनट में मेरे पेट में दर्द हो गया। तो उस्ताद को हाथ खड़ा किया, क्या है प्रॉब्लम। तो गांव में उसने कि मकरा को वो तो नहीं करता, मैंने बोला फिटनेस है, बोला पेट में दर्द, बोला साइड में जाके बैठ जाओ। तो मैं अभी भी उस बरगद का पेड़ है वहाँ पर जहाँ ट्रेनिंग किया था, उस बरगद के पेड़ के नीचे में बैठ कर मेरे दोस्त ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मैंने आध्यात्मिक हम लोग सब हैं वहाँ पर नमन किया कि प्रभु पहला दिन है और साल भर कैसे निकल गया, आज ही ये हालत होगी तो पूरा साल तो निकलना मुश्किल हो जाता है। तो उस्ताद ने पूछा था कि पेट साफ हुआ, बोला हुआ, क्या खा था रात को, वही फौज का बाहर का तो कुछ खा नहीं सकते थे। लेकिन फिर वहाँ पर संकल्प किया, अगले परेड किया, तो उसके बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा मतलब। और वो ट्रेनिंग का मतलब ये होता है, चाहे आपका किसी महकमे में लगा लो, अगर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट है, जैसे अभी ये रिकॉर्डिंग भी चल रही है, इसमें थोड़ी सी भी कमी रह जाएगी तो फ्यूचर में जैसे आपको पता है, वैसे ही हमारा एक क्वेश्चन था वहाँ पर कि अभी हम लोग जितना भी पसीना बहा रहे हैं युद्ध भूमि के अंदर, वो खून बचाएगा हमारा। तो ये हमारा फौज का एक सीजन भी है, आपकी जितनी फिटनेस होगी, जितना रगड़ के ट्रेनिंग करोगे, जैसे हम लोग जितना जूते को रगड़ते हैं उतना शाइनिंग मारता है, उसी तरह जूता और हमारे ऊपर हो जाता है कि बूट को रगड़ना, रंगरूट को रगड़ना, तो हमारे को डंडे मारना, ये करना, वो करना। और हार्ड ट्रेनिंग किया हम लोगों ने, और हार्ड ट्रेनिंग का नतीजा ये था कि वो आज हम लोग आज भी जो चल रहे हैं, आज भी कुछ काम कर रहे हैं, उस ट्रेनिंग के ही बदौलत हम चल रहे हैं। और ट्रेनिंग से किसी भी महकमे की होगी, आप जब तक दिल से नहीं करोगे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ तो चलो प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, समझ अभी अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भाई, रीटेक हो सकता है, मगर वहाँ पर रीटेक नहीं होगा। वहाँ पर अगर आपको बोला गया कि दुश्मन से नीचे छुपना, अगर आपने वहाँ पर लापरवाही बरती तो आप जान का जोखिम उठाना पड़ सकता है। ये अंतर है बस खाली, कि वहाँ पर जान का जोखिम है छोटी चीज़ों के लिए, लेकिन यहाँ पर जान का जोखिम नहीं है। मगर ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए हर महकमे में। अगर आपने जीवन को जीना है या कुछ करना है, तभी आपको अव्वल कराओगे जब आप बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है किसी महकमे में, इंक्लूडिंग घर पर भी हम बर्तन भी धोते हैं या कुछ भी काम करते हैं, सब जगह के लिए बोल रहा हूँ कि चाहे शिष्टाचार में भी होना चाहिए, वो भी एक ट्रेनिंग है। आपस में बातचीत का, वार्तालाप का, जैसे आपने बोला कि मुझे सर मत बोलो, हमारे फौज में फर्स्ट प्रायोरिटी डिसिप्लिन इसका आ जाता है। क्योंकि भिन्न भिन्न प्रांत, क्षेत्रवाद, भाषावाद से बंदे आते हैं, कोई तम्मी आता है, कोई कुछ आता है। तम्मी की बात मेरे को याद आ गई है कि
हम लोग स्टार्टिंग में आए तो हमारे स्क्वाड के अंदर 12 सरदार, 5 हम मुन्ने, अच्छा। एक महाराष्ट्र का, एक हिमाचल का, मैं हरियाणा से और एक केरला का, और 12 के 12 सरदार, 17 आदमी टोटल हम लोग। तो अभी हमको पता नहीं, अभी ये सरदार अभी 12 के 12 हैं, तो इकट्ठे ट्रेनिंग करके आए बंदे टिबड़ी कैंप से, पंजाब से। तो बीपीटी जो होती है, ड्रिल्स होती है, आपकी शिक्षा भी होती है। आप मैप रीडिंग में, आप अगर युद्ध के मैदान में हो, राजस्थान में हो, तो आपको कैसे पहुंचोगे आप? आपको अकेला छोड़ दिया है, आपका प्लाटून कहाँ पर है, तो मैप रीडिंग में दिखा जाता है कि ये मंदिर के निशान थे। पहले, आजकल तो कंपास, उस टाइम तो हमारे पास कम होते, जीपीएस आजकल तो बहुत कुछ आ गए, लेकिन हमारे टाइम में क्या था, मैप के अंदर हम लोग क्या करते थे कि बड़े पुराने साधन थे, यहाँ कोई मकबरा है, कोई मस्जिद है, कोई पुराना पेड़ है, उस चीज़ को, या कोई पहाड़ है, उस चीज़ को हम लोग वो कर करके वो मैप रीडिंग सिखाई जाती थी, जिससे कि मतलब भाई कहीं कुआं भी वो पुराना, गांव कौन सा है, तो ऐसे करके हम लोग इसी निशान में, और निशान इसलिए पूछ जाते थे कि ताकि हम लोग भटक जाएं कहीं पर, तो हम लोग कैसे आ सकते हैं। तो वो काफ़ी कुछ ट्रेनिंग में बहुत सिखाया जाता है। किसी के ऊपर लड़ाई के युद्ध में, भले ही आप युद्ध ना लड़े, आज भी कई बंदे बोलते हैं कि भाई सेना भी पीस में जो रहती है, पीस और फील्ड उसको बोलते हैं भाई, जो हाई एल्टीट्यूड है, जम्मू है, असम, बंगाल है, हिमाचल, इसमें अपना अरुणाचल वगैरह, जो फील्ड में रहते हैं उसको फील्ड बोलते हैं। पीस बोलते हैं, जैसे समझ लो मुंबई हो गया या नीचे हो गया। अच्छा। जब ऊपर से यूनिटें आती है तो वो पीस बोलते हैं, मगर पीस के अंदर आने के बाद भी आप लोगों को नहीं पता चलता, अंदर हमारी ट्रेनिंग चलती है। अच्छा। और वो ट्रेनिंग क्यों चलती है, मैंने आपको बताया ना कि अभी अगर हम भूल के ड्रिल बार बार नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। कभी भी, और हमारे सेना में एक चीज़ और सिखाई जाती है, कोई भी एनिमी ट्रेड हो, चाहे वो वाशरमैन हो, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो नाई, तेली, धोबी, कुक, कोई भी, हर आदमी हर काम करेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो जी ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं SC BC हूँ, नहीं। सब आदमी टॉयलेट भी साफ करेंगे, सब आदमी झाड़ू भी मारेंगे, रोटी बनानी आनी चाहिए, सबको आना चाहिए, इंक्लूडिंग जो ट्रेडमैन जो हमारे होते हैं, उनको भी गोली चलानी आनी चाहिए। अपने नाम की एक बंदूक रहती है, वो हर 6 महीने बाद में आपका चलाएगा, उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर आप युद्ध भूमि में जा रहे हो तो आपकी रक्षा खुद ही नहीं कर सकते, तो कौन करेगा। तो ये कंपलसरी चीज़ें हैं सेना के अंदर, अनुशासन और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, और उससे बेटर है कि राष्ट्र को सर्वप्रथम मानते हैं, पर्सनल हित छोड़ करके। और ये जब कारगिल का किस्सा बोलोगे तो मैं आपको बताऊंगा अगले पार्टी में कि भाई क्यों राष्ट्र सर्वोपरि रहता है। मतलब नहीं, कारगिल पे तो डेफिनेटली आएंगे, बट ये जब भी आपने ये फॉर्म भरा तो आपको डायरेक्टली आर्टिलरी डिवीजन में डाल दिया गया कि आपको नहीं, मैंने चूज नहीं किया था एक्चुअली में। वो मेरे को मन में, जब मैंने आपको बोला ना बचपन से जो सपना देखते हैं ना, इसमें भी आपको एक बताता हूँ, हमारे सेना में भी ड्राइवर, जैसे मैं आर्टिलरी में, मेरे को आर्टिलरी में डाल दिया, मुझे नहीं पता क्या था, मगर जब मुझे मन में ये थी कि मुझे बंदूक चलानी थी, बंदूक की जगह भगवान ने, वो बोलते तथास्तु, तो तोप चलाने का मौका दिया। और वहां जब अंदर आया तो अंदर आके पता चला मेरे को, आप टेक्निकल बन सकते हो पढ़ाई लिखाई करके, आप ऑपरेटर बन सकते हो, आप ड्राइवर बन सकते हो, आप चूज कर सकते हो, आप सर्वे बन सकते हो, आप जो मैंने बताया था मैप्स के लिए। तो मैंने जब पेपर होता हमारा 6 महीने बाद में, तो मैंने उसमें भरा कि गनर्स, हालांकि गनर सब रहते हैं, मगर जो गन चलाने वाला है ना उसको गनर्स बोलते। तो मैंने मीडियम था, फर्स्ट में टीए, दूसरे में गनर है, ड्राइवर ये था, तो मैंने बोला गनर, मैंने तोप चलानी है, तो वो मुझे मौका मिला। तो वो भी मैंने, आज मैं क्यों बोलता हूँ, ये युवाओं के लिए भी है कि जो चीज़ हम लोग सोचेंगे ना, आपका संकल्प कर लो, वो चीज़ आपकी पूरी होगी। और वो मेरी पूरी हुई, मेरे बाप भी प्राउडनेस भी करता है, आज एक कंडीशन देखता है तो थोड़ा सा कभी अपना एक बाप का प्यार भी आता है। लेकिन क्यों आता है कि जो मैंने चीज़ सोची थी कभी कि मैं एक बंदूक चलाऊँ, एक फौज की वर्दी पहनूँ, उससे ज़्यादा दिया है। मतलब क्योंकि अंडर 25 ईयर्स के अंदर आपको युद्ध लड़ने का मौका मिला, वरना 30-30, 40-40 साल सेवा दे के आ जाते हैं, वो मौके नहीं मिलते। तो वो बचपन से जो चीज़ हम देखते हैं ना, भगवान आपकी मुराद जरूर पूरी करता है। गनर्स जो आपने बोला, तो उसमें स्पेशल टाइप की क्या ट्रेनिंग होती है गनर्स को, जो बेसिकली दी जाती है? 6 महीने तो हमारी बेसिक ट्रेनिंग सबकी होती है। पीटीज होगी, नॉर्मल बंदूक स्मॉल आर्म चलाना सिखा दिया है, ड्रिल हो गया है, मगर 6 महीने के बाद आप क्या ट्रेड ले रहे हो, ट्रेड्स बोलते हैं। जैसे आपका प्रोफेशनल से बताऊंगा आपको, भाई आप कैमरामैन बनना चाहते हो, या आप वो आगे खड़ा होकर के ये बोलना चाहते हो, जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हो, वो अपना जैसा। तो हमारे पास में फिर 6 महीने के बाद में मोटर्स थी हमारे पास, जो 90 डिग्री फायर करती है, 120 AM50, ऊपर से गोला डलता है और ऊपर से ही निकलता है। उसका क्या फायदा रहता है कि जब आप पहाड़ी इलाके में रहती है मैक्सिमम वो, तो 90 डिग्री भी फायर कर सकते हैं, समझ लो दीवार के पीछे या पहाड़ी के पीछे, जो हमने कारगिल में किया है, तो वो फायर करती है। उसके बाद हमारे पास 130 रहती है, बिफोर्स रहती है, उसके बाद में हमारे पास रॉकेट्स रहती है। अभी तो बड़ी बड़ी पिनाका मिसाइलें आ गई हैं, अभी तो काफ़ी मार आ गई, लेकिन वो अलग अलग रहती है और हाइट के ऊपर भी रहता है। जैसे हमारे टाइम, हमारे स्क्वाड बनने के बाद में एक्चुअली हम थे मीडियम गन चलाने वाले, हाइटेड थी, जैसे मेरी 6.5 फुट हाइट है, लेकिन उस टाइम तक नहीं थी। जिस टाइम तक क्या हुआ कि भाई बंदे जहाँ कम वहाँ कर देते थे, तो हमको लाइट में डाल दिया। हमारी हाइट थी मीडियम और भी फोर्स के लिए। लेकिन जब हमारे बाद में जो स्क्वाड बने ना, तो फिर हाइट के ऊपर बनाए कि जो छोटे हैं बंदे
तो वो लाइट चलाएंगे क्योंकि उसकी हाइट इतनी है, उससे ओह! थोड़ा बड़े हैं तो मीडियम चलाएगा, उससे बड़ा है तो बिफोर चलाएगा, तो वो बांटा गया मतलब। तो हुँ, बिफोर से आपको पता है वो ऑटोमेटिकली यस, काम करती है, कारगिल यस। में भी आप लोगों ने देखा है, हुँ, 130 है। तो ये चीज़ें आर्टिलरी है जो अपना सेकंड है, वर्ल्ड का अपना सेकंड आर्टिलरी का बेड़ा है मतलब। आर्टिलरी अच्छा, बहुत बड़ा बेड़ा है मतलब अपना। अच्छा। अगर देखा जाए तो आज युद्ध के मैदान में, आज अभी तो लेटेस्ट तो भाई चलो ड्रोन का मामला आ गया, वरना इससे पहले तक जितने भी युद्ध जीते हैं वो आर्टिलरी के कारण जीते गए हैं। जी, जी, जी। आज कारगिल भी आप लगा सकते हो, कारगिल की भी आपको अब आगे भूमिका बताता हूँ, जितने भी हमारे को गैलेंट्री अवार्ड मिले, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया है, हाँ। मगर डायरेक्टर है, डायरेक्टर आप देखिए, जैसे आप डायरेक्टर हो, मैं आपको आपकी भाषा में बताता हूँ, आप डायरेक्टर हो, आप हुँ, हीरो को लॉन्च कर रहे हो। हुँ, युद्ध भूमि में क्या था, डायरेक्टर थी आर्टिलरी, हुँ, क्योंकि हैंड ग्रेनेड से कोई हुँ। बंकर नहीं टूटता था। कवर फायर चला हजारों गोले एक पोस्ट के ऊपर जब गिर रहे थे, तो उसके ऊपर जब वो ब्लास्ट होते थे, जब वो बिल्कुल 1% 2% जब रह जाते थे या 20% रह गए बंदे, तब हम इन्फेंट्री को मूव के लिए वो बोलते थे कि अभी आप मूव करिए। जी। वरना जो बंकर बने हुए थे इतने मजबूत थे, वो हैंड ग्रेनेड से नहीं टूटते थे मतलब। हुँ, तो उनको हीरो बनाने के लिए आर्टिलरी इज द डायरेक्टर और हुँ, फिर इन्फेंट्री इज द हीरो मतलब। काम अंडरस्टूड। सबने मिलके किया है, जी। ऐसा नहीं कि मतलब अकेले आर्टिलरी ने किया है, मगर जो योगदान था, और इन्फेंट्री को भी आगे क्यों बढ़ाया जाता, पैदल सेना को भी, ताकि डीमोरल ना हो। हुँ, पैदल सेना है, आप जा रहे हो, आपको कुछ प्रशंसा नहीं मिलेगी, आपको कुछ करेगा, तो पैदल सेना को अगर हम बढ़ावा क्यों देना चाहते हैं, हुँ, फिर कल कोई आएगा नहीं ना बंदा। भाई जैसे हमने आर्टिलरी ने भले ही इतनी दूर से फायर किया है, हमने बंकर तोड़े हैं, मगर उसको जाके कब्जा कौन करेगा, इन्फेंट्री करेगी ना। तो हुँ, एडवांस इन्फेंट्री को इसलिए दिया जाता है कि पैदल सेना है वो जारी है, और हमने भी उनके साथ में कंधा करना, क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ नहीं था कि तुम आर्टिलरी वाले, तुम ये थी, सब आदमी एक मिलके काम कर रहे थे वहां पर, हर हुँ। आदमी की अलग अलग भूमिका थी, हर आदमी का मकसद एक ही था, टारगेट एक ही था। आपने जभी आपको जभी पोस्टिंग मिली तो आपने किससे शुरू किया एंड देन उसके बाद में आपकी नेक्स्ट पोस्टिंग कहाँ हुई? बिकॉज़ वहाँ से मुझे देखो मैंने अंडरस्टैंड ट्रेनिंग करना है। ट्रेनिंग शुरू किया, ट्रेनिंग होने के बाद हुँ, पहली पोस्टिंग थी हमारी हुसैनी वाला बॉर्डर, पंजाब फिरोजपुर के अंदर। राइट। वहाँ बॉर्डर पे हमको लगा दिया, हुँ, तो बिल्कुल जस्ट हाईवे के पास में हम लोग लगे हुए थे, बाजू में ही हमारा हुसैनी वाला बॉर्डर है। हुँ, तो वहाँ पर पुराने किले वगैरह भी, तो वहाँ प्रथम पोस्टिंग वहाँ गई, वहाँ से हम लोगों को फिर वही जो मैंने आपको बताया, तो वहाँ ज़रूर थे हम लोग, मगर हम महाजन रेंज बोलते हैं, जो 800 किलोमीटर का एक एरिया है राजस्थान के अंदर, हुँ, तो पूरी आर्मी वहाँ जाती है। जैसे अभी बबीना में भी थी, लेकिन बबीना के अंदर कस्बा ज़्यादा हो गया, तो राजस्थान के अंदर 800 किलोमीटर का अपना एरिया ले लिया, वहाँ के जितने गाँव खाली करा दिया। आज भी कुछ गाँव रहते हैं, लेकिन उनको चोरी छुपे रहते हैं। राइट। वो क्यों कराया गया, वहाँ पर रेंज बहुत बड़ी है, फायरिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, तो हर बटालियन, जितनी भी भारतीय सेना है, पोखरण हो गया, ये हो गया, तो वहाँ डिजर्ट में जाती है। और राइट। स्मॉल आर्म की तो हम लोग वहीं पर करते थे, हमारे बड़ी तोपों की फायरिंग करने के लिए हमको राजस्थान में आते हैं। हुँ, तो वहाँ 2-3 महीने हमारी पूरी प्रॉपर, जैसे हम कारगिल की लड़ाई से पहले कोई भी लड़ाई लड़ी है, एक लड़ाई के तौर के ऊपर हम लोग वहाँ पर 2 महीने की प्रैक्टिस करते हैं, हुँ, दिन रात एक लगा देते हैं। हमारे टाइम में जैसे अभी एक पॉइंट आता है कि 15 पैसे के ऊपर एक फार्म था, हुँ, हमारे टाइम में कोई वो नहीं थी, जेसीबी मशीन वगैरह नहीं थी, हुँ, खड्डा खोदना है तो गैती, बेलचा, कुहाड़े ये रहते थे। तो उस टाइम मैंने एक पॉइंट बोलता था, मैं मजाक मजूक बहुत करता था, जो 15 पैसे का जब मैंने फार्म लिया भर्ती के लिए, उसके अंदर लिखा था कि भाई अपना और देश का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भारतीय सेना में भर्ती होइए, हुँ। और साथ में गैती बेलचा लेके आइए। क्योंकि हुँ, वो गैती बेलचा इसलिए था कि भाई हमारे जो 4 भाई थी ना, हुँ, उसके नीचे अंडर 5 ईयर्स के नीचे गैती बेलचा मिल गया था, मतलब ये अंडर 5 ईयर्स बंदा है। गॉट क्योंकि हमारा काम होता था अजय, वो तो, लेकिन वो राइट। राष्ट्र की भर्ती था। मतलब आप सोचिए कि यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि मतलब आज हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए कंप्लेंट करते थे, खाने के लिए थी। आप मानते हो कि कारगिल लड़ाई तक कैसा राशन मिलता था आर्मी को? मैं अकेला नहीं हूँ, जो 90s के अंदर भर्ती हुए हैं बंदे ना, हुँ, तो कीड़े निकलते थे हर चीज़ में, दालों में, चावल में, आटे में, सुरसुरी वगैरह, वाइट कीड़े, मतलब हम लोग उसको जीरा बोलते थे, तड़का मार दिया दाल में तो पूरे ऐसे कीड़े तैरते थे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे जितने भी थे मतलब। लेकिन यहाँ पर एक बात ये आती है कि कोई कंप्लेंट नहीं होती थी वहाँ पर। ट्रेनिंग के अंदर अगर आपने भरपेट खाना, चावल दबा के खाइए, मगर रोटी आपको गिनती की मिलेगी। केले खाते थे, मगर कंप्लेंट नहीं होती थी। दिमाग में ये था कि भले ही आधी रोटी मिले, मगर हमने फौजी बनना है। मुझे अभी ऑफ कोर्स कारगिल के बारे में मुझे एक्चुअली ज़रा बात करनी थी। तो उसके पहले मुझे खाली ये एक जानना था कि जब भी आपकी पोस्टिंग हो गई, तो कौन-सी आर्टिलरी गन आप ये कर रहे थे? हाँ, हमारे पास जैसे आर्टिलरी गन मोटर्स थी हमारे पास, जी। 120 AM50, हुँ, जो आर्टिलरी का सबसे, जैसे कि हाथी और चींटी, अंतर हुँ, बताता हूँ आपको, मगर काम सबका है। हुँ, बिफोर्स अपनी जगह काम करती है, हम अपनी जगह काम करती है। हमारी 2 साल के बाद हर दूसरे साल पोस्टिंग रहती है फील्ड में, मतलब
असम, बंगाल, जे.एंड.के राइट पहाड़ियों राइट पर। राइट। तो वो हमारा काम यही रहता है कि पहाड़ियों का मतलब होता है, जैसे कारगिल की, जैसे पोस्टिंग आपने पूछा फिरोजपुर थी, फिरोजपुर ट्रेनिंग ट्रूनिंग करके, तो उसके बाद में पहली बार जो ऑपरेशन रक्षक, जो उड़ी सेक्टर के अंदर हमारी पहली पोस्टिंग हुई, ओके। पहली बार हमने बर्फ को देखा। वो बादवा टॉपिक आप पूछते हो, पहले ले लेता हूँ, बाकी आधा आधे में बाद में कर लेना। पहली बार हमने बर्फ को देखा, पहली बार हमने एयरपोर्ट देखा, ओल्ड एयरपोर्ट, जहाँ पर जो आज शहादत का दिन है मेजर शर्मा साहब का, जिनको फर्स्ट परमवीर चक्कर मिला था, तो वहाँ पर से हमको कहानी जब पड़ी थी कि भाई अपना पहला डकोटा, पहले जहाज यहाँ उतरी थी, तो वो उस ओल्ड एयरपोर्ट के ऊपर हम लोग जब रात को पहुँचे, बनिहाल इधर जा करके, और वहाँ जा करके हमने उस चीज़ को नमन किया कि भाई यहाँ पर जब 1948 के अंदर युद्ध हुआ था, तो यहाँ पर पहला जहाज अपना उतरा था। तो उसके बाद हम लोगों को बांट दिया गया था वहाँ पर, उड़ी सेक्टर के अंदर, बारामूला की डिस्ट्रिक्ट है, पट्टन तालुका के अंदर हमको बांट दिया गया। हमारे जो तोहफे थी वो जमा हो गई। पहली बार हमने AK-47 को देखा वहाँ पर। AK-47 का जैसे नाम आया तो संजय दत्त जी की याद आई कि भाई, क्योंकि टाडा, हम तो बच्चे थे उस टाइम भी, तो मतलब बच्चे तो क्या नहीं थे, लेकिन याद थी जब टाडा के अंदर उनका नाम आया कि भाई AK-47 मिली, ये मिली, वो मिली, तो हमने हाथ में देखे तो बड़ा उठाते थे हम, 56 AK-56 AK-47, और ट्राइंग लेते थे बड़ी पलटी मार मार के, और बर्फ़ में जैसे खेलते हैं। तो हमारे उस्तादों ने बोला, इधर आ जाओ, सबको इकट्ठा किया, यहाँ ये करने नहीं आए हम लोग, हमारा फोकस क्या है वो समझाया गया, आप लोग अपनी ड्यूटी को समझिए और अपना जो भी है कर्तव्य निभाइए। मीडियम का तो आप जैसे जो आप तोपों के बारे में पूछ रहे थे, तो लाइट हो गई है, उसके बाद में फील्ड रहती है हमारी, फील्ड गन में भी 2 आती है, LFG IFG, 2 फील्ड होगी। उसके बाद में फिर 130 आती है, उसके बाद में फिर बिफोर्स आती है, बिफोर्स के बाद में रॉकेट आती है, रॉकेट के बाद में फिर हमारी जो मिसाइलें आती है, पिनाका, ये वो काफ़ी लंबी रेंज की। अभी तो काफ़ी बड़ा और भी कारवां बढ़ चुका है मतलब। तो इनका रोल सच रहता है, जैसे रॉकेट्स को भी फोकस चाहिए फायरिंग करने के लिए। रॉकेट्स के अंदर 40 बैरल डलते हैं, जैसे हम पहले तीर चलाते थे, एक को एक के पीछे एक, तो आप ड्राइवर वहाँ पर फायरिंग करता है, तो ड्राइवर बैठा रहता है और रॉकेट्स ऐसे फिक्स करते हैं, जैसे समझ लो ड्राइवर यहाँ पर है ना, तो ये यहाँ रॉकेट है ना, तो ये ऐसे फायर नहीं करेगी ऊपर से, तो इसकी पोजीशन ये हो जाएगी, ड्राइवर इधर है, ये पोजीशन इसे है, तो ये फायरिंग करेगी तो इसका पीछे का ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि 40 फुट की बैरल है, तो सीधे, और 40 गोले डलते हैं एकदम, और जब वो दबते हैं तो एक के पीछे घ्यों 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 चलता है, मतलब आपको वीडियो में दिखाता हूँ अभी भी। तो वो, और उसका पोजीशन ऐसे रहता है, जिससे अगर ऐसे रहेगा तो ऊपर ड्राइवर है तो उसके ऊपर फोकस आ सकता है। और कभी कभी जैसे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, या कभी कभी युद्ध भूमि में, कभी हमारे जैसे मोटर से बैरल फट जाती है, मतलब 130 होगी, बिफोर्स होगी, हम ट्रेनिंग भी करते हैं, तो उसमें भी कई बार हादसे हो जाते हैं, जैसे मिस बैलेंस हो जाता है, कई बार पुराना अम्यूनिशन रहता है, चार्जिंग की भी गड़बड़ आ जाती है, कभी बार फायरिंग पिन काम नहीं करती है। तो ये समस्याएं हमारे पास बहुत रहती है, ऐसी बात नहीं की, क्योंकि हमेशा आप बिना युद्ध भूमि के भी मौत के मुंह में हो। हमारी तो जर्नी उस टाइम से शुरू हो जाती है जब आप घर से मूवमेंट ऑर्डर लेकर के जब बस में बैठते हो ना, तब से ही हमारे पास में समस्या शुरू हो जाती है, चाहे वो क्लाइमेट से हो, चाहे वो पहुंचने में हो, देर हो रही है, चाहे कुछ भी हो, मतलब तो हर समय जूझना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जैसे अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, एट ए टाइम हमारे को टेक दिया माइनस टेम्परेचर के अंदर, तो हम लोग वो भी झेलना पड़ता है। तो वैसा नहीं कि भाई समस्याएं कम होती है, मगर हमारे दिमाग में इन समस्याओं से ज़्यादा राष्ट्रभक्ति चलती है, कि हमारी वहाँ पर ड्यूटी दिखाई गई है। तो वैसे ही डिटेल्स होती है, जैसे तोप के ऊपर जो बोले थे आपने, नायक के लिए बोला था, नायक बाद में बताएंगे इसको, नायक के बारे में आपने जो बोला था, जैसे तोप के ऊपर 5 आदमी होते हैं, 7 होते हैं, 12 होते हैं, ऐसे हर तोप के ऊपर अलग अलग बंदे रहते हैं, मतलब। हाँ, मेरे दिमाग में ये भी सवाल था, तो क्योंकि वो उसके हिसाब से रहता है कि भाई जैसे हमारे पास 5 रहते हैं, जो मेरे बारे में बताता हूँ, एक हमारा सीनियर रहता है, हवलदार जी रहता है, नेक्स्ट एक नायक रहता है, वो सेकंड इन कमांड रहता है, वो अम्यूनिशन का चार्ज रखेगा। हवलदार जो होता है वो 4 आदमी के ऊपर रहता है, वो जो ऊपर से फायर का क्या ऑर्डर आया वो हवलदार की जवाबदारी है। ये ऑर्डर आया 2 राउंड गन फायर, चार्ज रहते हैं हमारे पास 1-2 से लेकर के 7 चार्जिंग तक, कई चीज़ें रहती है उसमें, कितना बैरिंग एलिवेशन आया है, किस दिशा में आपको फायरिंग करनी है, वो पूरा है। एक जो लास्ट नायक रहता है, जैसे कारगिल में मैं लास्ट नायक था, तो लास्ट नायक का रहता है लेयरिंग करना, फायरिंग करके ले करना, भाई किस टारगेट के ऊपर मैंने वो करना है, वो पूरा। तो मेन रोल हर आदमी का मेन रोल है। जो उसके बाद में जो नंबर 4 आ गया, नंबर 3 आ गया, उनका काम रहता है अम्यूनिशन में वो काम करना, मतलब वो नंबर लोड करना, और उसके बाद में चार्जिंग लगाना, क्योंकि टाइमिंग रहता है हमारे पास में, ऐसा नहीं कि रिलैक्स पोजिशन में चलते हैं, चुस्ती है, मतलब। तो ये जब भी आप एक्चुअली इसे यूज़ करते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑर्डर आया कि अभी हमें यहाँ पे शेलिंग करनी है, ओके,
तो वो प्लानिंग जो करती है आपकी टीम, वो कैसे करती है? प्लानिंग ऐसी होती है, समझ लो अभी मैं कारगिल के ऊपर ही आ जाता समझ लो आपको। जी। तो कारगिल में हमको बोला कि मूव टू कारगिल, समझ लो हम्म, जैसे हम लोग ऑपरेशन रक्षक में थे, सीधा ऑर्डर मिला। तो वहाँ पर आप अकेले नहीं मूव करते, आपका डिव मूव करता है। जैसे 8 माउंटेन डिव था हमारा, तो मूव किया, हम्म, 8 माउंटेन डिव मूव किया, हमारा 8 माउंटेन आर्टी ब्रिगेड। तो माउंटेन मूविंग वाला आता है, कहीं भी मूव कर सकते हो। तो वहाँ पर हमारे अंदर फिर कंपटीशन, सबको मौका मिला कि आपने वहाँ जाना है, समझ लो नासिक जाना है मेरे को। हम्म, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है कि भाई चलो, मतलब तो हम सोचते कि यार ये पहले चले गए तो हम क्यों बदनाम हो, सबको ट्रेनिंग बराबर मिलती है। तो हमको 48 आवर्स का टाइम मिला था, मगर 24 घंटों के अंदर हमने टेक दिया 6000 की हाइट के ऊपर, ट्रोलिंग के ऊपर पहली बारी चढ़ा दिया हमने मोटर्स को। हमको आदेश मिल चुके थे कि कहाँ मोटर रहेगी। हम्म, तो मोटर्स को चढ़ा दिया, और जिसके जहाँ पर पोजीशन थी, जैसे हमारे पीछे 130, उसके बाद में बिफोर आपको प्लानिंग कैसे प्लानिंग कैसे होती होती है? है। हाँ, तो हमारे पास जो एक आईजी रहता है, हाँ, जो इंस्ट्रक्टर ऑफ द गन के बारे में, राइट, और एक हमारे पास ओपी ऑफिसर रहता है जो इन्फेंट्री के साथ में रहता है। तो इन्फेंट्री जब क्रॉस करती है, समझ लो इन्फेंट्री इस पहाड़ी पे है और पोस्ट समझ लो इस पहाड़ी के ऊपर, जैसे भी ये इसके ऊपर बम गिरानी है, तो जो हमारा जो एक ऑफिसर्स रहता है, वो जो हमारे एक आईजी है, जो उसको ऑर्डर वहाँ से आता है कि बैरिंग एलिवेशन सो एंड सो, 2 राउंड गन फायर, 3 राउंड गन फायर। वो वहाँ से ऑर्डर यहाँ आया, यहाँ से ऑर्डर गन को पास आया। ओके, तो टाइमिंग रहता था, जैसे कारगिल के अंदर भी हमने युद्ध लड़ा, तो एक टाइमिंग रहेगा कि घड़ी किसी किसी के पास में, तो अगर किसी के पास नहीं तो घड़ी प्रोवाइड कराई जाएगी, भाई इसके पास एक घड़ी, हाँ इसकी घड़ी, इसकी घड़ी, उसकी घड़ी होगी। तो हमारे को रात को टाइमिंग मिल जाता था कि आप 10 बजे फायरिंग करिए, 10:05 पर आपकी फायरिंग बंद हो जाएगी, 10:40 पर फिर आपने शुरू करनी है। और हमारे पास अम्यूनिशन रहते हैं, एचई जो बोलते हैं अम्यूनिशन के बारे में जो आप पूछ रहे थे, वो तोड़ फोड़ करने वाला है, ब्लास्ट करने वाला है, ओके, सिर्फ बर्स्ट करेगा। स्मोक का जो रहता है वो खाली धुआं छोड़ेगा। जब इन्फेंट्री क्रॉस करती है तो हम धुएं की दीवार लगा देते हैं, कभी पिक्चरों में देखा आपने, तो हजारों गौड़े दट 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 आएंगे, तो एक धुएं की इतनी मोटी दीवार आ जाएगी, दुश्मन दिखेगा नहीं कहाँ पर क्या कर रहे हैं, मगर फिर भी बंदा दू 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 मारते हैं दुश्मन। पर हम लोग उस टाइम इन्फेंट्री क्रॉस करते हैं। एक हमारा स्टार स्मोक, स्टार जो होता है वो रात के टाइम में, एक अगर हम लोग राउंड छोड़ते हैं तो 1000 कैंडल की रोशनी देगा, वो जो हमने कारगिल में इसका इस्तेमाल किया। तो हम लोग जब वो एक राउंड नहीं छोड़ रहे थे, मतलब 20 राउंड, 50 राउंड, सैकड़ों राउंड छोड़ दिए दुश्मन की पोस्ट के ऊपर, तो वो कितनी रोशनी, एक राउंड 1000 कैंडल की रोशनी कर रहा है। तो आप सोचिए कि हमने कितने राउंड वहां पर छोड़े। तो छोड़ने के बाद हम लोग लुकअप्टर करते हैं उसके अंदर कि ये पोजीशन क्या है, इसकी क्या है, कहाँ तक हम जा सकते हैं। तो हम छोड़ते थे तो उस टाइम इन्फेंट्री क्रॉस करती थी। तो ये दोनों मिशन साथ में रहते थे। जैसे हमने स्टार भी छोड़ा, उसमें क्या कई बार कम्युनिकेशन आता था रात को कि आपने इस टाइम स्मोक छोड़ना है। अच्छी छोड़ दिया, अच्छी छोड़ने से क्या हुआ कि दर 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 भागदौड़ मच गई, तोड़फोड़ हो रही है, तो दुश्मन इधर उधर भाग रहा है। तो जब दुश्मन इधर उधर भागता है तो बीच के अंदर फिर हम लोग स्मोक छोड़ दिया, तो अपनी इन्फेंट्री को पे वो कर दिया, पर्दा कर दिया हमने, समझ लो। मुझे तो आइडिया ही नहीं था एक्चुअली कि मुझे हमेशा ये लगता था कि जब भी आर्टिलरी शेलिंग होती है तो शेलिंग खाली बमबारी होती है, मुझे नहीं पता नहीं नहीं था नहीं कि स्मोक और नहीं ये नहीं सब नहीं, भी बमबारी उसी भी नहीं होता होती है। ये युद्ध भूमि का एक नजरिया रहता है। रात को भी जैसे मैंने मैक्सिमम कारगिल में रात को युद्ध लड़ा, है। राइट, तो रात को क्या कर सकते हैं आप टार्च नहीं जला सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे हम लोग अपना कुछ नहीं कर सकते हैं, हमको भी एक छोटा सा एक वो अंदर लगाना पड़ता है लाइट के देखने के लिए, टारगेट के लिए। तो वहां से हमारे पास बैरिंग एलिवेशन जो आपने बोला था वो आता है, डिग्री जाती है, ये रहेगा, चार्ज रहेगा हमारा, इतनी हाइट पे जाएगा गोला, इतना रेंज होगी, इसके ऊपर सब लिखा रहता है, इस चार्ज पे इतना जाएगा। 1 to लेकर 7 चार्ज रहता है, तो 7 चार्ज हाईएस्ट चार्ज रहता है, और हाइट रहती है, जैसे 90 डिग्री तक हम फायर कर सकते हैं। 90 डिग्री फायर करना यानी कि दुश्मन अपनी पहाड़ी के नीचे ही बैठा हुआ है, हाँ, समझ लो दीवार के इस पास ही बैठा हुआ है, तो हम तब उसको 90 डिग्री फायर करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशन ऐसा था कि अब ये बाकी तोहफे हैं तो सीधा डायरेक्ट हिटिंग मार रही है, अच्छा, आपको सीधा मार रही है, तो आगे दीवार उस पर लग रही है, और हमारी जो मोटर से वो ऐसे कर रही है। तो यानी कि जैसे सपोज करो अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अब ये तोप तो यहाँ से मार रही है, तो ये टूट रही है, और हमारे वाली क्या यहाँ मारेगी तो हमारे को ज़्यादा नुकसान होगा। तो हमारा 90 डिग्री ऐसे आता है, मतलब सीधा। तो जो बंकर है, सीधा बंकर के अंदर जो आदमी ऐसे आता है गोला। रोल सबका बरोबर है। रॉकेट्स थी तो रॉकेट्स को क्या करते, जल्दी कैप्चर कर लेते थे, क्योंकि वो दिखता है ना, तीर के पीछे तीर। तो रॉकेट्स कैसे फायर करती है, रॉकेट्स की 2 पोस्ट होती है, जो ऑर्डर देने वाले 2 पोर्शन होती है। तो जैसे उसको फायर मिला तो उसको भागना पड़ता है। रेडार अभी भी युद्ध भूमि में दुश्मन के रेडार बहुत तकड़े थे, ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग किसी पर मतलब बुराई अच्छाई। जैसे ही रॉकेट ने फायर किया, अगर वो रॉकेट वहां से नहीं भागी तो वहीं गोला आता था। तो ये जो मतलब जो आप रॉकेट बोल रहे हैं वो मतलब शोल्डर माउंटेड रॉकेट, शोल्डर माउंटेड रॉकेट रहती है, जो मैंने आपको बताया था ना, वो लोडेड रहती है, उसके ऊपर रॉकेट उसके ऊपर गाड़ी के ऊपर लोडेड रहती है, उसको फायरिंग करने भागना पड़ता है।
वरना दुश्मन की कैप्चर कर लेता है तो वहीं पर रोक रहा था, बहुत नुकसान हो जाता है। पर ऐसे तक हुआ नहीं कारगिल में। फोर्स के ऊपर अटैक हुआ, हमारे कभी साथी मारे गए, ऐसी बात नहीं, हम लोगों के ऊपर अटैक हुआ। लेकिन वो तो आपने बॉर्डर फिल्म में देखा ना, ऐसे हाल थी हमारी, मतलब कि ये साथी चला गया, साथी, वो तो पीड़ा थी, मतलब उस टाइम एक अलग थी। मगर जोश भी कम नहीं था हमारा। जैसे मैं आपको राष्ट्रभक्ति कैसे बताता हूँ, अभी सपोज करो, अभी स्टार्टिंग में तो माइनस टेम्परेचर है, आप जा रहे हो, क्लाइमेट सूट होता है, वर्ल्ड का हाईएस्ट सेकंड कोल्ड एरिया है द्रास का, मतलब राइट, मानते ना बात को। हमारे पास ये नॉर्मल ड्रेस होती थी। कभी मैं आपको मेरे फोटो भेजूंगा वीडियो डालने से पहले, उसको देखना। आज भी मेरे पास वो कारगिल की ड्रेस रखी हुई है, कुछ नहीं है, 2 महीने तक वो ड्रेस पहनी हुई है। जूते तक जवानों को फट चुके थे, मगर हमारे अंदर कंप्लेंट नहीं थी कि भाई मेरा जूता नहीं है, मेरा ये नहीं है। हमारे को जैसे तोलोलिंग के ऊपर मैंने बोला था, हमारा जो अमनीशन लेके आते थे सूबेदार भवर सिंह साहब, मैंने बोला साहब राशन मिले ना मिले, अमनीशन ज़्यादा ज़्यादा मिलना चाहिए। तो बोले यार क्या करोगे, मैंने बोला साहब राशन के बिना आज तक कभी देखा कोई भूखा मरा हुआ है, और भूखे ने कभी जंग भी नहीं जीती है। ऐसा नहीं कि भाई भूखे मर के जंग जीती हो। बैकअप में बिस्कुट्स रहते थे, फ्रेश खाना हमको तभी मिलता था जब हम पोस्टें कर लिया, जब हम ऊपर से डाउन आ रहे हैं, मतलब। और इतना आसान नहीं था जैसे कारगिल की लड़ाई। जैसे मैं आपको राष्ट्रभक्ति भी बता रहा था कि स्टार्टिंग में जैसे हम वहाँ पहुँच गए, पहले हमारा अभी क्लाइमेट शूट होता है। अगर हम प्रॉपर अभी जाएंगे तो हाइट, आपकी हाइट होगी 5000, फिर 5000 से आपको 7000, 7000 से 9000, फिर 10000, फिर 12000, ऐसे आपको 2-2 3-3 4-4 ऐसे रखना पड़ता है। तो यानी कि 15 दिन में आपका क्लाइमेट शूट होगा, तब आपको ऊपर चढ़ा जाएगा। कारगिल लड़ाई में हमको डायरेक्टली टेक दिया गया, मतलब। तो सबसे पहले तो हम तो क्लाइमेट से जूझ रहे थे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा वो, आज तो बहुत कुछ आ गया है। नॉर्मल ड्रेस है आपकी, खाली एम्युनिशन था, टेक दिया, कोई इधर कोई उधर। हमको एरिया पता नहीं है। आज तो आप लोग बता रहे हो ना कि 51004875 है ये पोस्टी, हमको तो 2 ही पहाड़ी नजर आ रही थी, ये तलोलिंग और ये टाइगर हिल। बस वो बाकी हमारे लिए, हम तो जवान थे, हमारे लिए, जवानों के लिए तो बेटे बोलते बेटे ये बैरिंग एलिवेशन है, वो पहाड़ी है, ठोक दो। देसी हिसाब से बता रहा हूँ आपको मैं। तो हम लोगों को तो देसी हिसाब से काम खींचते थे, क्योंकि जो भाषा समझ में आए उसको वही समझानी चाहिए। अंग्रेजी आती नहीं है, 10वीं पास सब आदमी थे, तो देसी में बता देते थे बंदे, बेटा वो ये बैरिंग एलिवेशन है, वो पहाड़ी नजर आ रही है सर, टेक दो। तो हमारे भी कंपटीशन चलता था, समझ लो 1 मिनट फायरिंग करनी है, 10 राउंड गन फायर आ गया, तो यानी कि 1 मिनट में आपने 10 गोले फायर करने हैं। बाजू वाले को वही ऑर्डर है, सबको वही ऑर्डर है। तो वहां पर कंपटीशन चलता था। कई बार हमारा गोला फंस गया है, रात के टाइम है, डंडा मारना पड़ता था, कहीं अंदर डबल तो नहीं लोड हो जाए। कई बार क्या होता, गोला उधर पड़कर गड़ 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 नीचे भी आ रहा, तो हम लोग छलांग मारते थे। वहां वो नहीं था, खड्डा नहीं बना हुआ था, जहां पर भी पत्थर मिल गया वहां एकदम बैठ गए। तो वो नीचे आकर के देखता देता, वो नहीं फटा तो फिर, और तोहफे हमारी पूरा बैरल लाल हो जाती थी फायरिंग करके। और वहां पर जब फायरिंग के बाद पूछा जाता था हमारे को कितना क्या राउंड हुआ, तो जैसे हमको बोला था 10 of 10 1 मिनट के अंदर, तो आप सोचिए 1 मिनट के अंदर 10 राउंड कर फायर कर दिए। दूसरे ने कई बार बोलता सर मेरे 6 ही हुए हैं, तो वहां से श्लोक मिलते थे, युद्ध भूमि है, वो आपको नहीं बता सकते ऑनलाइन में क्या श्लोक मिलते थे हमारे को लड़ाई में। मगर वो क्या था, क्योंकि क्यों नहीं, जब एक बंदा तुम कर सकते हो तो तुम क्यों नहीं, ट्रेनिंग सबको बराबर मिलती है, राशन सबको बराबर मिलता है, 19 हो सकता था। तो कई बार जो हमारा जो उस्ताद थे, सुभाष सर थे हवलदार, जम्मू के रहने वाले, वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे। तो हम लोग कई आदमी को रिकवरी भी करते थे। मतलब भाई समझ लो हमारी 6 तोहफे हैं, तो 6 तोहफे ने मतलब 8 के हिसाब से 48 राउंड फायर करने हैं। तो एक ने 8 की जगह 4 ही कर दिए, तो उसका कवरिंग हम कर देते थे कई बार। कि हमने 12 कर दिए, मतलब ऐसे। तो कई बार ऐसे ही होता था कि मेंटेनेंस रखते थे, तो किसी को नीचा ना देखना, क्योंकि हमारा वहाँ पर ऐसे था बैटरी कंपनी जैसे आपका एक नाम है, तो वैसे हम लोगों को कई बार ऐसे भी मज़ा भी आता था। मेरा सबसे मोटा दोस्त था धाने उमेश, सबसे हाइटेड, सबसे तकड़ा मराठी आदमी, ये बॉडी उसकी, वो अम्युनिशन उठाता था, उसको हम भेड़ू बोलते थे, भेड़ू। और उठा के राउंड इतने भारी हुए, ग्राम दिन डालना है, मतलब अब फायरिंग करनी है तो बहुत। और आप मानोगे नहीं, 3-4 दिन लगातार, 5 दिन हो गए कम से कम भी फायरिंग लगातार कर रहे हैं। दिन में अम्युनिशन की सफाई करनी है, रात को फायरिंग करनी है। और सर बैरल लाल हो जाती थी, मतलब उसका पैंट पुंट उड़ गया और बैरल लाल होगी तो नेक्स्ट उसी टाइम ऑर्डर आता था। तो हम लोगों को भी कितना, वहाँ पर पानी नहीं है, और वो जब तोप उठाते थे सर, यहाँ जल जाते थे, मतलब छूम करके बंदे यहाँ तक। तो कई बार हमारी भी जली है। मेरा दोस्त था वो उमेश के, सबसे मोटा था, कई बार उसको ज़्यादा जली, क्योंकि वो सबसे हाइटेड था, तो बार बार उसको तोप उठानी पड़ती थी। और ना तो हाथ लगा सकते, तो हमारे पास एक बोरी वगैरह रहती थी, या कोई हमारे पास तरपाल का टुकड़ा रहता था, तो बड़ा वो उस टाइम। लेकिन उस टाइम बाद में हमारे को इतनी पीड़ा होती थी कि चमड़ी जल जाती थी यहाँ से। और फिर उस तोप को मूव का ऑर्डर आ गया, समझ ले भाई अटैक कर दिया, तो हम लोग अपनी तोप को खोलते थे सर। खोलने के बाद में आप देखिए कि 6000 से लेकर के 18000 की हाइट तक चढ़ाना है तोप को सर। तोप खोल करके कोई उसके
बैरल उठा रहा है, कोई उसका लेग उठा रहा है, कोई उसकी बेस प्लेट उठा रहा है सर। उठा करके आप देखिए कि वहाँ पर सांस लेने में भी प्रॉब्लम है, हाइट है आपकी, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, मगर उसको उठा करके पहाड़ियों पर अपन अनजान रास्ता है और दुश्मन से बचना है। अच्छा, तो मतलब बेसिकली ये डिसेंबल होके जाता है और फिर वहां पे डिसेंबल होकर के वो नहीं है, अब करते बोला हैं। जाता है, जब हमारी ट्रेनिंग होती है तब बोला जाता है आपको खच्चर प्रोवाइड होंगे, आपको हेलीकॉप्टर मिलेगा, ट्रेनिंग में सब कुछ बोला जाता है। मगर हेलीकॉप्टर जब आपको मिलेगा ना, जब आप वहाँ पर, अभी वहाँ पर तो हेलीकॉप्टर उड़ेगा तो हेलीकॉप्टर को ही बर्बाद हो जाएगी, तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर का मतलब नहीं था, खच्चर को मतलब नहीं था, तो हम ही खच्चर थे वहाँ पर। क्योंकि खच्चर का जब तक इंतजार करोगे आप तब तक तो मतलब अगला दुश्मन ऊपर चढ़ जाएगा ना, तो हम लोग वहाँ पर किसी का इंतजार नहीं करते थे, अपनी तोपों को खोला और लादा, और आप मानोगे नहीं, कभी कभी बार एक पाँव रखते थे, 4 पाँव पीछे आते थे, मगर फिर भी जोश कम नहीं था। और दुश्मन से बचते बचते तोपों को चढ़ाना है, उसके बाद वहाँ पर जाके असम्बल करना है, फिर अम्यूनिशन भी लेके आना है, फिर अम्यूनिशन चढ़ाना है, मतलब तो ये आज हम सोचते हैं कैसे किया, मगर उस टाइम कंपटीशन था। मैंने बोला ना, जैसे कि मैंने बोला था कि मतलब तो हम ये सोचते हैं कि साला 10 की जगह 20 राउंड फायर करेंगे, मगर साला कम नहीं रहेंगे, पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता सर। एक तो ये क्लाइमेट और इसके वजह से भी जब भी आप ये चढ़ा के काफी कैजुअलिटी, नहीं फायरिंग करते हैं तो उसमें भी फर्क पड़ता है। फायरिंग पड़ते से तब भी फर्क पड़ता है। स्टार्टिंग में जब हमको पता चला कि भाई दुश्मन अपने उसके ऊपर बैठा हुआ है बलबूते पर, तो हम लोग रस्से पर चढ़ रहे हैं, जैसे चढ़े, एक के पीछे एक है, 10 जवान रस्सा चढ़ रहा है, तो जैसे ही ऊपर अपनी मुंडी निकाली, समझे इधर से ऐसे मुंडी निकाली, ये वो तो बंकर बना के बैठे हैं, उसने कि इतना बड़ा पत्थर है, वो धक्का मार दिया, तो इसको लगा, इसके हाथ छूटे तो नीचे 10 के 10 जवान नाले में, मतलब तो काफ़ी कैजुअलिटी हमारी, कैजुअलिटी इसके साथ भी हुई, क्लाइमेट के कारण भी हुई और इसके कारण भी हुई कि भाई चढ़ रहे हैं, दुश्मन कितना मजबूत है सोचा नहीं। स्टार्टिंग में जोश था, मगर जोश ये भी था कि जब पता चल गया कि भाई वो प्लाटून में 10 आदमी चले गए थे, पूरे खत्म हो गया। आपने देखा वो कालिया साहब का भी वो प्लाटून दूसरी गई, उसको भी मतलब मार दिया गया था, सबको रोक करके। तब फिर प्लानिंग जोश ये था कि नेक्स्ट प्लाटून को बोलते थे कि भाई वो तो पूरा प्लाटून खत्म हो गया, नेक्स्ट प्लाटून, तो वहाँ पीछे नहीं हटते थे हम लोग। कई बार होता था कि यार तो साथी चले गए सामने आपके, लेकिन वहाँ पर क्या बोलते, सर मैं जाऊँगा। तो वहाँ पर भी हमारे को टोस वाली बात आ जाती थी कि भाई मतलब भाई कंपटीशन था कि नहीं सर मैं जाऊँगा, चाहे भले मृत्यु, क्योंकि देश के लिए शहीद होना है आम आदमी की बस की बात नहीं सर, इस कंडीशन में बता रहा हूँ आपको। तो ये सैनिक से सोचना चाहिए कि हमारे पास साथ नहीं छोड़ते हम लोग। अरे क्यों नहीं छोड़ते, हमारे एक भंवर सिंह साहब थे, एक कई जवान ऐसे थे कि उसको पता फायरिंग आ रही है, उसने इस जवान को धक्का दे दिया और खुद चला गया। और वर्डिंग क्या थे कि बेटा हमने तो अपना जीवन जी लिया, तुम अपना जीवन जियो। उसका कोई बेटा नहीं था, वो उसका कोई नहीं था। ऐसे कारगिल के अंदर कभी किस्से हुए, एक साथी दूसरे साथी के लिए न्यौछावर हो गया है। आप ये सोचिए कि आप और हम वहाँ पर, आप कल्पना कीजिए कि आप वहाँ पर बैठे हो और आपके घर में बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं सर, किसी को नहीं पता कि आप युद्ध लड़ रहे हो। हमारे बीवी बच्चों को नहीं पता था कि हम युद्ध लड़ रहे हैं, क्योंकि कोई पत्र ना चिट्ठी कोई संदेश, सीधे वहाँ से सीधा टेक दिया, तो आप किससे कम्युनिकेशन करोगे? आप कोई फ़ोन नहीं है, लेटर आप लिख नहीं सकते हो, युद्ध भूमि के अंदर कैसे लेटर लिखोगे? स्टार्टिंग में तो एक बड़ा ना था कि युद्ध लड़ रहे हैं, मगर इतना आसान युद्ध नहीं था ना सर। वहाँ चीज़ें में और क्लाइमेट से तो लड़ना लड़ना साथ में, हर चीज़ का उधर वो था कि क्या हो रहा है। मतलब एक साथी है जो आपके साथ में आज 10 मिनट पहले जैसे हम और बात कर रहे हैं, पता चला फायरिंग का सीजन आया, 11:30 बजे साथी तुम्हारा चला गया और फिर भी आपने युद्ध लड़ना है। डेड बॉडी साथी की यहाँ पर पड़ी हुई है सर। आप कल्पना कीजिए, चंद सेकंड, वो कहाँ का है। हम लोग कुछ नहीं थे, हम आपस में दोस्त थे सभी आदमी, एक भाई से बढ़ के दोस्त रहते हैं। कल्पना करो आप लोग कि हम लोग 5 ही आदमी बैठे हैं और 5 में से एक चला गया और फिर अगला सीजन आपको आ गया, तो वहाँ पर ये नहीं कि हम वहाँ पर बैठ के रो सकते हैं। डेड बॉडी साथी की रखी हुई है। ये अंतर फौज के अंदर सिविल में अंतर है। सिविल में हम लोग त्राहिम करने लगे थे, मगर नहीं, हमने वो टारगेट, हमने दुश्मन के साथ में बदला भी लेना है और उसको भी, शहादत को भी देखना है। अंदर मन होता था, मगर ऐसे नहीं कि जवान कभी भी हाँ लग रहे हो। वो पीड़ा आज भी है हमारे साथियों की, आज 26 साल हो गए, वो पीड़ा आज भी है कि हमारे साथी बहुत चले गए। मेरा खुद का दोस्त मुकेश कुमार छोड़ के चला गया था, आज भी उसकी कमी को मैं बहुत महसूस करता हूँ। मगर कल्पना मात्र से आप सोचिए कि किसी को पता नहीं है उसकी अंतिम इच्छा क्या थी, किसी को पता नहीं है कि उसके बच्चों को क्या मैसेज देना था, किसी को पता नहीं है कि अपनी माँ को, अभी हाँ होता है तो कम से कम बंदा मिल लेता है, किसी को उसके बात नहीं, एकदम सडनली चला गया। हम भी बात नहीं कर सकते कि भाई तेरी अंतिम इच्छा क्या है क्या नहीं है। तो कल्पना मात्र से आप सोचिए कि कैसे कैसे उस टाइम सैनिकों ने पीड़ा सही है। उसकी कोई दोस्त जो है, मतलब मैंने इनके बारे में भी ऑफ कोर्स पढ़ा है
उनकी क्या स्टोरी है, आप जरा वो शेयर मेरा कर दोस्त सकते और हो? हम दोनों आदमी थे, तो वहाँ पर जैसे हम तलोलिंग के ऊपर भी सब आदमी, पहले तो तलोलिंग की बात बताता हूँ कि तलोलिंग में जब हम किए तो हमारी सब तोहफे डिक्लायर कर दी गई थी। तो सब तलोलिंग के ऊपर फायरिंग कर रहे थे, तो गोला जहाँ पर चाहिए वहाँ पर नहीं मिल रहा था। घोड़ा मतलब? राउंड जो अच्छा। बम का गोला, उसको गोला बोलते हैं हम। और हमारा एक भारतीय सेना का एक, ये आप जरूर करिएगा, एक नारा है भारतीय सेना जो हमारी आर्टिलरी का, जहां बोला वहां गोला। जहां बोलोगे ना, एक टारगेट दिखा दो, वही हमारा गोला जाएगा, दाएं बाएं नहीं जाएगा। मतलब क्या हो गया कि भाई इस तोप से नहीं गया तो इस तोप से गया। तो हमारी सब फायरिंग कर रही थी सभी तोपें, तो जहां कहीं दाएं बाएं ऐसे गिरा था, जो मेन टारगेट है वहां नहीं गिरा था। तो हमारी रेजिमेंट का तो नाम ही लाइट रेजिमेंट है, तो हम तो 6000 की हाइट पे पहले लगे हुए थे। तो काफ़ी दिन इंतजार करने के बाद हमारे पास मैसेज आया कि 1 राउंड गन फायर, कि इनसे भी करा के देख लेते हैं। तो हम भी बैठे हुए थे, भाई युद्ध भूमि में आगे तो क्यों नहीं आया भाई बॉर्डर। तो जैसे ऑर्डर आया तो हम लोगों की भारत माता की जय, बड़े उत्साही हुई, चलो हमारा नंबर आया। तो हम भी बैठे हुए तो भारत माता की जय बोल के जैसे ही हमने 12 के 12 तोपों ने, पापा बैठे क्यों बैठे ने घोड़ा खींचा, पहला राउंड जिस तोप के ऊपर मैं था वही घोड़ा जहाँ चाहिए था वहाँ गया। मतलब तो मैं यहाँ पर एक बात बताता हूँ कि वहाँ पर ऐसा नहीं था कि मैं ही बेस्ट टारगेट था, मैं बेस्ट फाइटर था। जब आपको मैंने बोला ना कि भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। लड़ाई से पहले क्या हुआ था कि मेरा दोस्त मुकेश कुमार वो 1 पे था, नंबर 2 तोप पे मैं था। और जो हमारे नायक थे उस टाइम, उनको बोला गया कि आप लोग ले लो भाई, किसी को लेना है, आप एक नायक हो तो आप लेफ्ट नायक को ले लो। तो हमारे को तोप पे कोई लेने के लिए खुश नहीं था। स्टार्टिंग की बात बताऊँ आपको कि नहीं, हमको ये दोनों आदमी नहीं चाहिए। तो बड़ी हमारे को आत्मग्लानी महसूस हुई कि लेफ्ट नायक है। सिपाहियों को बोल रहे थे तू आ जा तू आ जा, सबने बंदे बांट लिए। और हम लोग बोले यार युद्ध भूमि में हैं, मतलब हम इतने बेकार हो गए, मतलब अपने आप को अंदर आत्मा से कर रहे थे, हमारे को कोई ले नहीं रहा। तो जो हमारे सीनियर थे ना, उन्होंने बोला भाई जूनियर आदमी को बांट दिए अपने अपने पसंद के बंदे। कल ये ना हो ना कि भाई युद्ध भूमि में मेरे को तो ये ले लिया, अपनी अपनी चॉइस के ले लो जिसके साथ पड़ती है। तो सबने ले लिया और हमारे दोनों किसी ने ले लिया। और हम लोग वहाँ पर बेस्ट नहीं थे, मतलब बेस्ट नहीं थे, मतलब हम लोग की बेस्ट है वहाँ पर कि भाई। तो मगर बेस्ट ऑन ग्राउंड में दे दिया भगवान ने। जब देता ना, मैंने बोला छप्पर फाड़ के देता है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, बांटे, तो उन्होंने बोला 1 नंबर पर तुम आ जाओ, 2 नंबर पर मैं आ जाऊँ। तो दोनों दोस्त आ गए। हम लेर का काम करते, जो मैंने बताया ना, मेन वही रहता है कि ले करना टारगेट के ऊपर भी कहाँ पर क्या थी। तो वो काफ़ी शहादत होने लगी, तो 2-2 की बड्डी बनाई गई। तो ये मेरा दोस्त का दोनों बड्डी बनी, पंजाब का रहने वाला। तो बड्डी ये थी हमारे, एक तो इधर निशान होता है, गले पे भी होता है और वहीं भी होता है। तो दोनों ने कसम खाई कि नई शताब्दी कौन देखेगा। 99 चल रहा है, मई जून जुलाई चल रही है, और 6 महीने 5 महीने बाद में नई शताब्दी चेंज होने वाली थी। और दोनों ने ये कसम खाते थे कि दोनों में से किसी की भी शहादत हो जाएगी ना, तो एक दूसरे से परिवार से मिल के आएंगे। ऑपरेशन उससे तो गई थी, दाढ़ी दूढ़ी बड़ी हुई है मेरी। तो वहाँ पर किसके बाप का दाढ़ी दूढ़ी काटने का मौका मिलता था, तो काला पटके बांध रखे, युद्ध लड़ रहे हैं। तो कई बार हम लोग जब दिन में तोहफे साफ करते थे, मौका मिलता था दिन के अंदर तोप साफ करने, क्योंकि तोप साफ नहीं करोगे तो फिर डैमेज हो जाएगी आपकी। इतने राउंड फायर करते हैं, तो पहाड़ी के नीचे जहाँ पर भी लगा के हम तोहफे साफ करते थे। तब साफ करते करते तब वो मुकेश सर बोलते थे, याद है वादे हमारे, एक दूसरे चले गए तो एक दूसरे से परिवार से जरूर मिल के आना। तो कई बार हमारे जो सीनियर थे ना, वो बोलते थे कि ऐसी बातें मत किया करो, हम जितने आए उतने जाएंगे। मैंने बोला सर वो तो ऊपर वाले की बात में कितने साथी चले गए हमारे, डेड बॉडी है उनके घर पे, कोई दूसरा लेके जा रहा है, कोई लेके जा रहा है, लेकिन हमारा दोनों का वादा था। तो हमने तलोलिंग से लेकर के और टाइगर हिल तक की जर्नी शुरू किया, मास्को घाटी में भी लगाया। तो जब टाइगर हिल की हम लड़ाई लड़ रहे थे, मतलब हमने सोचा जंग जीत ली है, और टाइगर हिल के ऊपर हमने सवेरे सवेरे तोपों खोला और चढ़ा दिया। और चढ़ाते चढ़े जब चढ़ रहे थे हम लोग, तो पहाड़ तो है ही उधर, तो पूरा ऐसे नाला टाइप आ गया, पानी बह रहा है। हम लोग चलते रहे, चलते चलते आगे जाके कि नाला बंद हो गया, और वहाँ जाके अपनी तोपों को लगा दिया हमने। छोटी सी जगह में थोड़ा इधर लगा दिया, थोड़ा उधर लगा दिया, 12 के 12 तोहफे लगा दिया। और हमको नहीं पता कि हम बिल्कुल टाइगर हिल के नीचे आ गए। तो जब बैरिंग एलिवेशन सब लिया गया, 18,000 की हाइट है, तो बिल्कुल दिख रही है सामने टाइगर हिल है, बाजू में आ गई। और नीचे जब हम देख रहे हैं तो पूरा सब कुछ दिख रहा है। तो रात को मैक्सिमम फायरिंग करते थे पूरे युद्ध के अंदर, 1-2 बार ही दिन में हुई होगी। तो इस बार 12:30 बजे ही बोल दिया कि 1 राउंड गन फायर। तो हम तो रेडी थे, सब कुछ फटाफट लगाया, चढ़े थे, सांस फूली हुई है। और मगर कुछ भी हो आपका, तो ऑर्डर आ चुका है, तो फटाफट भागे, सीधा लोड किया और टेक दिया। मन में ये था कि भाई हाथी निकल गया, पूछ पूछ रहेगी, जोश था सर हमारे अंदर। जैसे ये 1 राउंड गन फायर किया टाइगर हिल के ऊपर, एक ही राउंड गए थे हमारे सबके, मतलब 12 के 12 तोपों के। पीछे से और भी फायरिंग करी थी, लेकिन हमारी बात बता रहा हूँ सर, उधर से सैकड़ों राउंड हमारे ऊपर आ गए। अभी मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको अपना भागम भगदड़ मच गई है। जब हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं,
तो हमारी टैटू कंपनी, राशन, खच्चर, ये त्राइम त्राइम सर, ऐसे पतीले हवा मुड़ रहे हैं। मैसेज आ गया सर वायरलेस सेट के ऊपर, जिसको जहाँ छुपना छुप जाओ। अभी कहाँ छुपोगे सर आप, नाला में फंस चुके थे। और सब आदमी भाग गए। जो हमारा ऑपरेटर था, कि नासिक का ही जूनियर था, तो वो ऑपरेटर के ऊपर बैठा हुआ। तो मैंने अभी तो उस टाइम तो फटाफट बात हो रही थी सर, गोले गिर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला चलें, बोलता नहीं जाएंगे। मैं दोनों क्या करेंगे, नीचे से मैसेज भी आ चुके हैं, सब भाग गए हैं, हम दोनों हैं। कई बार रुकते थे हम लोग। मैंने बोला दोनों क्या करेंगे, बोला लड़ेंगे। तो उसने बोला देखो वो सामने दिख रहा आपको। तो उसने देखा तो वो बैठा हुआ है, नासिक का एक फ्याज नाम तो था उनका, अपना एक बंदा था, मुस्लिम नाम था उसका, नया बंदा भर्ती हो गया था, ऑपरेटर वाला था। बोला देख वो बैठा, सेंटर से बंदा आया हुआ है। चंद सेकंड जैसे उसने उंगली किया, उसने मैसेज भेज दिया, सर मैं जा रहा हूँ। उसने सेट छोड़ा और भाग गया, क्योंकि बम गिर रहे हैं ना। तो मैंने बोला अपने आप को, हाँ, मैंने बोला अभी तो चलो। और सब बंदे बोल रहे तुम छुप जाओ छुप जाओ। तो फिर मैंने उनको बोला कि जिसको ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है, ऑर्डर आ चुका है, वो छुप गए हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। अब उसके दिमाग में, मेरे दिमाग में चलता था कि हम सब छुप गए तो दुश्मन आएगा, हमारी तोपों को बर्बाद कर देगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। तोप बर्बाद हम भी करते थे, अमनीशन खराब कर दिया, तोप खराब कर दी, तो कैसे कर सकते, कुछ युद्ध लड़ेंगे नहीं। तो ये उस टाइम फटाफट बात हो रही है। फिर मैंने बोला चलो चलते हैं। बोलता डर लग रहा है क्या। तो दोस्ती दोनों की तगड़ी थी। सीनियर हालांकि वो था, दोनों लैसनैक हैं। तो मैंने ये वर्डिंग बोलने के बाद में मैंने बोला कि मैं चुपचाप बैठा हूँ इधर, मैं बैठ गया एकदम, मैं बोलूँगा नहीं, मैं जब तुम बोलोगे तब चलेंगे, देखी जाएगी। तो जो बाकी बंदे थे वो चिल्ला रहे हैं कि चुप जाओ। तो चंद सेकंड बाद उसने उसी टाइम बोला कि चलो चलते हैं। हालांकि सीनियर वो था, जूनियर मैं था। AK-47 हमारी वहीं पर थी। तो बोला मैं AK-47 लेके आता हूँ। वो उधर भागा, मैं इधर भागा हूँ, बम गिर ही रहे हैं। इतना टाइम नहीं था, मैं भी जैसे भाग करके जहाँ बंदे छुपे हुए थे वहाँ पर मुंडी डाल दिया। वहाँ पर हमारे जो धर्मगुरु पंडित जी को, मोती सिंह साहब, भाई माता रानी को याद करो, भगवान श्री रामचंद्र जी को याद करो। हमने बोला गुरु जी किसी को भी याद करो, तो जो होना तो होना ही होना है। तो आप मानोगे नहीं, 5 से 10 मिनट बाद फायरिंग बंद हुई। बंद होने के बाद में उस छोटे से गड्ढे के अंदर हम लोग 90 आदमी थे सर। किसी का भी ऑक्सीजन, बिल्कुल सांस लेने में प्रॉब्लम है, माइनस टेम्परेचर है, 18,000 की हाइट है, बहुत कम ऑक्सीजन है, मगर किसी का भी दम घुटने से मौत नहीं हुई। तो जब हम निकले तो उसके अंदर 90 आदमी, हम सोचे कैसे आए, छोटे से गड्ढे के अंदर। आज भी अचंभित हैं, आज भी कई बार कल्पना करते हैं कि उस चीज़ को देखा जाए। तो आप सोचिए, तो सब आदमी जैसे बाहर निकले, फायरिंग बंद होगी। तो अभी हम लोगों को दोनों टारगेट पे थे। क्यों टारगेट पे, इसलिए थे कि भाई फौज के अंदर आप ऑर्डर डिसोबे नहीं कर सकते हो, कितने भी फाइटर हो। तो बोले यार हर बार तुम ऐसे करते हो, अब तुम आ जाओ, दूसरा कहाँ है। मैंने बोला सर वो उधर भागा, बीच में हमारे पत्थर तो था ही। तो फिर नीचे से मैसेज आया, भाई क्या जान माल का नुकसान हुआ, हर बार होता था। तो बोले ठीक है भाई, पापा बैटरी वहाँ चल दी, हम क्यों भी बैटरी चल दी, अब धीरे धीरे चलने के बाद ऑक्सीजन तो कमी है, तो पत्थर है ही, तो धीरे चलने के बाद में एक मांस का टुकड़ा मिलता है ऐसे। तो हम तो जूनियर आदमी थे, तो खेमराज राणा हमारे सीनियर थे। तो हमने बोला सर ये क्या। तो उसने बोला यार पक्षी देख कितने ऊपर उड़ रहे, आ गया कोई। मगर जैसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे और आगे बढ़े तो एक मांस का टुकड़ा और बड़ा मिला। तो उसने, हमने फिर बोला सर ये, बोला कोई गीद आ गया होगा मतलब। ठीक है भाई। और जैसे वो पत्थर जो बीच में, उसको जैसे ही पत्थर से राणा सर ऐसे आए, उसने बोला मुकेश, और मेरे दोस्त की गर्दन यहाँ से उड़ चुकी थी सर, धड़कन चल रही है, नबज चल रही है, हमारी गर्दन नहीं है। ये देख करके राणा सर पीछे हट गए और बोले मुकेश ऐसे कर दो। पीछे पीछे मैं था, तो मेरा तो जिगरी दोस्त था, तड़फ रहा। तो मैंने जो नॉर्मल कोट था वो फटाफट निकाला और वो गर्दन को लगा सर, और बस मेरे इन्हीं हाथों में उन्होंने आखिरी सांस ली। मतलब उस टाइम बड़ी पीड़ा आई थी कि काश इसकी जगह मैं क्यों नहीं गया, मतलब क्योंकि भाई से बढ़ के दोस्त था। मतलब तो वो चीज़ों के लिए आज भी हम लोग कितनी भी जय जयकार कर ले, मगर वो जो पीड़ा आती है ना, तो उस टाइम मन में आती है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। मतलब हम लोग आज भले ही कितना भी जय जयकार कर लेते कि हमने ये जंग जीत ली, मगर उन जवानों की पीड़ा को कौन समझता है। एक छोटा बच्चा उसका जो मात्र 1.5 साल का था, तो डैमेज हो चुकी है, ये जवान चले गए हैं। तो अफसोस तो होता है, मगर कमांडिंग अफसर तो उस टाइम तो उनको भी होता है अफसोस भाई कि मेरा एक जवान चला गया, मगर वो तो ऑर्डर देना पड़ता है कि नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन, डेड बॉडी को उतारो। तब फिर मैं, हमारी दोनों की दोस्ती थी, तो मैंने बोला सर मैंने जाना है इनके साथ में। तो कमांडिंग अफसर को बताया गया कि सर दीपचंद तो बोलता नो, नहीं जाओगे। तो मेरे लिए और झटका लग गया। तो मैं बोला सर दोनों ने वादा किया हुआ है। बोले बेटे कुछ भी किया हो, एक तोप चलाने वाला चला गया, दूसरा तुम भी चले जाओगे, लास्ट लड़ाई लड़ रहे हैं, दो दो तोप को डैमेज नहीं खा सकते हैं, मतलब आप बाद में जाइए। मतलब तो अभी फौज में आप ऑर्डर नहीं दे सकते, क्योंकि रिलेशन नहीं चलती फौज के अंदर। तो मैं बड़ा रो रहा हूँ, उधर आंखों में आंसू आ रहे हैं। फिर आधे घंटे के बाद में मैसेज आता है कि आप जहाँ तक डेड बॉडियाँ रखी हैं वहाँ तक अपने दोस्त की पार्थिव शरीर को लेके आ जाओ। बोले तो सर 4:30 बजे टाइगर हिल से नीचे उतरे, अपने दोस्त के शरीर को लिया
और पीछे जो गाड़ी में डाले थे, तो आप मानोगे जैसे हम प्लाथी में, उसने मेरे टांगे थे, प्लाथी मार के ऐसे बैठा था और दोनों हाथों को उनको मैंने ऐसे डाला और जो गर्दन को कपड़ा बांध रखा था वो मेरे इधर इधर रखा हुआ था और पीछे मैं अकेला हूँ गाड़ी में। एक बंदा और साथ में दिया था, जोशी सर करके थे, वो आगे बैठ गए क्योंकि गर्दन कट गई तो वो बोलते डर लग रहा है बोले। तो मेरा तो जिगरी दोस्त था, तो 4:30 बजे लेके निकला था। जब डॉक्टर के पास हम लोग पहुँचे थे तो 12 बज चुके थे सर। तो डॉक्टर ने फिर वहाँ पर फर्स्ट एड वगैरह किया, पूरा करने के बाद में उसको बॉडी को जहाँ से ब्लड आ रहा था पूरा वो करके सील छाल करके, अभी गर्दन नहीं है सर। तो फिर हमने जहाँ पर गुमरी मतियान जो कि सोनमार्ग से निकलते हैं वहाँ पर हमारा, क्योंकि पहले प्लानिंग हो जाता है कि भाई कैजुअलिटी होगी तो कार रखी जाएगी, तो 2:30 बजे गुमरी मतियान में पहुँचे हम लोग। तो वहाँ पर काफ़ी और जवानों की भी डेड बॉडियाँ थी, तो मैंने भी डेड बॉडी वहाँ रखी, अगरबत्ती लगाई और जो शरीर के निशान चेक करने थे वो निशान चेक किए और पाँव को हाथ लगा के सर कसम खाई कि दोस्त तेरी शहादत का बदला हम जरूर लेंगे। मतलब फिर हमने वो वहाँ पर आराम नहीं किया, रात को जैसे ये करके हम लोग सीधे निकले और सवेरे 9:30 बजे फिर वापस टाइगर हिल के ऊपर पहुँचे। तो पूरा सन्नाटा था, मतलब तो उस दिन फायरिंग प्लान चेंज कर दिया कि आज अटैक नहीं करेंगे, मतलब क्योंकि एकदम से बहुत ट्रेजेडी हो चुकी थी, तो मन मन में वही संकल्प था। तो फिर अगले 3 दिन तक हम लोगों ने पूरा फायर स्पॉट दे करके अपने दोस्त की शहादत का बदला लिया, टाइगर हिल के ऊपर तिरंगा लहरा कर सर। तो इस युद्ध के अंदर हमारी भी यूनिट की जय जयकार हुई, कारगिल में अच्छा काम किया था, कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला, 10,000 गोले फायर किए, 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले। प्राउड भी है कि हमारा आज भी आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर देश के उन संरक्षणों में नाम लिखा हुआ है, 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल। और पीड़ा भी उतनी है कि 500 कुछ सैनिक थे हमारे 27 को आज भी देश याद नहीं। आज आपके माध्यम से जितने भी श्रोता देखेंगे, एक का भी नाम लिख के दिखा दो। एक ठीक है विक्रम बत्रा के ऊपर पिक्चर आ गई तो आप लोग जानते हो कि शेरशाह था, वरना नथिंग है सर आज के दिन में। आज हमारे को आइकॉन किसको माने, जैसे आपने स्टार्टिंग में पूछा था किसको हम आइकॉन मानते हैं। आज देश का हम हर आदमी सुधार करना चाहता है, मगर सुधार तभी होगा जब हम लोग एक अच्छे विशेष नागरिक को, जैसे मैं खुद बोलता हूँ कि मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आइकॉन माना। क्यों माना सर? जब देश आज़ाद हो रहा था तो नेताजी को बोल दिया गया था कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, मगर वो ऐसा देशभक्त था, बाहर गया, सिंगापुर गया, जापान गया और वहाँ जाकर के आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। किसके लिए? अपने देश के लिए। आज अगर हम बोल देते ना गेट आउट तो आप यहाँ ऑफिस में नहीं घुसोगे सर। उसको बोल दिया गया था हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, मगर उसने बोला तुम्हें जरूरत नहीं लेकिन देश को मेरी जरूरत है। और आज जय हिंद का जो नारा दिया गया है नेताजी की बदौलत ही दिया गया है। तो ऐसे महापुरुष को हमने आइकॉन बनाया है। तो आज युवा किसको आइकॉन बना रहे हैं सर? लाइक कमेंट कब तक चलेगा सर? देश में अटैक हो रहा है, आज हम लोग इसके जाले में 8-8 घंटे 7-7 घंटे तक एक जवान जो युवा है वो मोबाइल में बैठा रहता है। मतलब फिर हम लोग एक दूसरे को दोष देते रहते हैं, हम कितने नारे लगा लें, कुछ भी कर लें, आज कुछ भी बोलते रहते हैं। राष्ट्र को प्रेम करने के लिए ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, अंदरूनी आत्मा से राष्ट्र प्रेम हो सकता है, बैठे बैठे भी राष्ट्र प्रेम दिखाने की जरूरत नहीं सर। और ऑन ग्राउंड आपके सामने आज हम है। भले ही आज मैं एक सेंटेंस के माध्यम से बताता हूँ कि चाहे हाथ पांव हो ना हो, चाहे हाथ पांव हो ना हो, बच्ची जिंदगी में हौसले काफ़ी है, और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। एक तिरंगा ही तो है ना हमारी। अगर इस तिरंगे के लिए सैनिक क्या करता है, या तिरंगा ओढ़ के आता है या तिरंगा लहरा के आता है, मैं कभी पीठ नहीं दिखाता। किसी सैनिक की अगर डेड बॉडी कभी आपको मौका मिले, आपके दर्शकों को भी, तो कभी उसको देखना, उसकी छाती पर गोली मिलेगी, पीठ पे नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान का हमने देखा सर, हमने जंग जब सामने लड़ी है तो कभी जवानों ने पीठ नहीं दिखाई है। मतलब हमने सामने जब रात को लड़ाई लड़ते थे, मैंने बोला ना आपको कि वो दिन याद आते को, बंकर नहीं बने हुए हैं, जब सामने से गोलियां आती, कहाँ भागोगे आप? मतलब आप कल्पना कीजिए, कहाँ भागोगे आप? पहाड़ियों में आपको अनजान एरिया है, ऐसे मर जाओगे आप भाग करके। तो मगर कभी भागता नहीं सैनिक के, कभी दिमाग में ये आती नहीं कि मैं भागूं। मैंने बोला ना कि कई बार सिचुएशन ऐसी आती थी कि एक साथी दूसरे साथी के आगे अड़ जाता था। और यही एक जज्बा है अपनेपन का, और यही अपनापन मैं चाहता हूँ हर हिंदुस्तानी के अंदर आना चाहिए। आज जो हिंदुस्तानी भाषावाद के ऊपर, जातिवाद के ऊपर, क्षेत्रवाद के ऊपर लड़ रहा है, राष्ट्र का भला नहीं हो सकता है। पहले हम लोगों को राष्ट्र का भला करने के लिए अपने आप को बदली करना पड़ेगा। एक उंगली दूसरे उठाते, 10 उंगलियां हमारी पीछे होती है। ये आपने एक और स्टोरी बोली थी आपने, जिन्होंने एक यंग जो सोल्जर थे उनको धक्का मार दिया और उन्होंने खुद अपने पे शेल ले ये हमारे भंवर सिंह साहब थे। मैं बताया ना आपको, जैसे कि भंवर सिंह साहब थे जो 2 राज राइफल के थे। सेलिंग ये थी कि युवा लड़का रहते हैं, वो रिटायरमेंट होने वाले बंदा है, ये युवा है, तो उसको नहीं पता है काम करते वक्त। जैसे भी हम बैठे हुए हैं, कहीं गलती होगी तो आपको और मेरे को नहीं पता, मगर कैमरामैन को पता। तो वैसे ही युद्ध भूमि के अंदर जो सीनियर रहते हैं उसका एक एक्सपीरियंस रहता है। जैसे घर में मैंने बोला ना बुजुर्ग है, तो वो रिटायरमेंट होने वाले नेक्स्ट मंथ में और युद्ध लड़ रहे हैं, तो लड़ते लड़ते उसको पता कि सेलिंग आ रही है, तो उसको नहीं पता था। देख रहा है उसने इधर से स्प्लेंडर आ रहा है तो उसने उसको धक्का दे दिया, तो खुद को सीटी में लगी।
सर ये रियलिटी में मतलब जब भी आप ऐसे सिचुएशन में होते हैं जैसे आप ड्रॉ कर रहे हैं हमारे लिए एक पिक्चर, सो पता कैसे चलता है? फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला कि आप और आपके जो साथीदार थे, उनके ऊपर बहुत सारा गोला बारूद और बहुत सारा अपना फायरिंग हुई, तो आइडिया कैसे आता है एक इंडिविजुअल को कहाँ से ये बेसिकली आ रहा है? वो एक्सपीरियंस अगर आप लड़ाई में ना लड़ाई में जो हमारा ओपी ऑफिसर रहता है, मैंने बताया तो ना, ओपी ऑफिसर रहता है जो हमारे और जो एडवांस पार्टी रहती है वो दुश्मन के बिल्कुल बाजू में साइड में रहती है। वो ऑब्जर्वेशन करते हैं कि इनका अम्यूनिशन कहाँ रखा हुआ है, ये कहाँ से सप्लाई करते हैं वो भी हमारे ऊपर रखते हैं। तो मेन लड़ाई का मकसद क्या होता है? जैसे अभी मेन मकसद पाकिस्तान का क्या था, जो श्रीनगर का और लेह लद्दाख का जो जा रहा है वो रोड तोड़ दिया जाए, तो आगे हमारी पोस्टिंग वो कानवाई जाना बंद हो जाएगी, तो फिर कोई डिमांड रखेंगे। तो वो हम भी लोग भी ऐसे करते हैं ना फिर। तो वो ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि इसकी सप्लाई कहाँ से आ रही है। और युद्ध भूमि के अंदर अगर आपने किसी से जंग लड़नी सेना के ऊपर, या तो उसके हथियार और जो सप्लाई आती है उसको ही ठप कर दो ना। जब आपका राशन और अम्यूनिशन ही ठप हो गया, आना ही बंद हो गया कानवाई, तो आप कितने दिन तक उनसे युद्ध लड़ोगे? वो चीज़ें रहती है। तो हमारा एक जो ओपी ऑफिसर जब हाइट पर बैठते हैं, छुपाव में बैठते हैं, ऐसा नहीं कि ओपनली बैठे हुए हैं, तो वहाँ ऑब्जर्वेशन करते हैं। वहाँ से हमारे को फिर ऑर्डर मिलता है कि फलानी डिग्री, ये बैरिंग, ये एलिवेशन, इतने राउंड गन फायर, इतनी हाइट रहेगी, इतना स्पीड रहेगा आपका, तो पूरा डेमोलेशन करते हैं वो। और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन कारगिल के अंदर रात को किया गया था। इन्फेंट्री को भी हम लोगों ने कभी कभी अर्ली मॉर्निंग या तो इवनिंग टाइम में 5-6 बजे, वहाँ अंधेरा तो वैसे ही हो जाता था, मैक्सिमम रात के टाइम में। जैसे हमने विक्रम बत्रा की पोस्ट 13 जैक राइफल थी, 18 ग्रेनेडियर थी, सबसे ज़्यादा हमने 2 राज राइफल को फायरिंग दिया, मतलब तलोलिंग के ऊपर 18 ग्रेनेडियर 2 राज राइफल, सबसे ज़्यादा उनको हमने फायरिंग सपोर्ट किया, मतलब जीआर को किया हमने। तो वो सामने थे, जैसे इन्फेंट्री सामने जाती है, 10 बंदे गए, वो ध्यान रखते थे, वो बोलते थे आर्टिलरी वालों थोड़ा ध्यान रखना भाई। तो पता चला हमारे को, वो अभी उस टाइम क्या डेड बॉडियाँ आती थी ना, वो डेड बॉडियाँ खराब नहीं होती, वहाँ पर माइनस टेम्परेचर है ना, तो वो डेड बॉडियाँ उठा के लेके आते थे, कई बार खींच के लेके आते, दुश्मनों को खींच के लेके आते थे हमारे पास में। तो हमने उन दुश्मनों की डेड बॉडियों को भी बाकायदा एक इज्जत से उनको खोद करके खड्डा अच्छी तरह दफनाया गया। ऐसा नहीं कि मतलब भाई वो दुश्मन है, नहीं, वो भी किसी का बेटा है, हमने वो भी काम किए हैं। अगर वो पाकिस्तान का सैनिक है, उसको खींच के लेके आए, तो उसको ऐसा नहीं कि बर्बरता किया डेड बॉडी से, नहीं, जैसे उन लोगों ने हमारे साथ किया, नहीं, हमारे अंदर एक अलग भावना रहती है, उनको प्रॉपर दफनाया गया है, मतलब। और हमारे जब साथी एक आगे बोलता था, अभी जैसे आपसे मैंने बोला ना कि सडनली बात करके गया बंदा और आधे घंटे बाद उसकी डेड बॉडी आ रही, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? मतलब अपना नंबर भी आएगा। हमारे साथी खुद के थे ना, हम लोग रात को बैठे हुए हैं, 10 आदमी है, पता चला 2 तो चले गए आधे घंटे में ही। अब वहाँ पर बैठ के हम लोग देखते रहते थे। और फिर फौज के अंदर एक डिटेल रहती है कि कैजुअल्टी होगी तो कौन उठाने आएगा, तो वो प्रॉपर उसको मैसेज चलता है, तो बंदे आएंगे उठा के लेके जाएंगे, उसका अलग रोल रहता है। तो हम तो कई बार बंदा ऊपर है, उसको अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकते थे बंदे के दूसरे के। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता ना कि भाई आप युद्ध भूमि में लड़ रहे हो और आपका एक चंद सेकंड बाद ये सहते चला है, तो उस टाइम ये जोश रहता था कि कल हमारा नंबर भी आ सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि राष्ट्र के लिए आप जान दे रहे हो ना। ऑफकोर्स ये, लेकिन जब आप फायरिंग करते हैं तो आपको पता कैसे चलता है कि जैसे फ्रेंडली फायर हाँ। होते हैं, तो जब इन्फेंट्री आगे जाती है तो आपको पता कैसे चलता है? और ये कैसे आर्मी प्लान करती है कि ये अपने खुद के सिपाहियों पे ना गिरे? जो ओपी ऑफिसर हमारा रहता है, वो पहले एक राउंड फायर कराता है हाँ, कि यहाँ पर गिर रहा है, तो फिर वो देखता है कि कितना डिग्री, कितना और इसको दिया जाए, जिससे कि हमारे ऊपर ना गिरे। कभी कभी सडनली ऐसे इक्का दुक्का चांसेस, कारगिल में तो नहीं हुई, लेकिन कभी हमने सुनने में आया था कि कभी हमारे आर्टिलरी अपने अपने जवानों के ऊपर भी गोला गिर सकता है, मगर हमने ग्राउंड में नहीं देखा। किताबों में हमको जरूर ट्रेनिंग दी गई थी कि भाई गलती भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने जो गोले की बात बोली ना तो स्टार्टिंग में हमारे को स्टैंड पास दे दिया था, तो हमने लगा कि अपने इन्फेंट्री पे गोला गिर गया, और हम तो हाइट पे थे, तो जैसे बैरिंग एलिवेशन किया तो मेरे को बोले भाई मुझे किसने फायरिंग किया, तो सब आदमी 10 उंगली हो गई, बोले सर इसने फायरिंग किया। तो डर गया मैं, तो इतने बड़े बड़े कभी अधिकारी को देखा नहीं था। और जब नीचे गाड़ियाँ आई तो लाल रेड की गाड़ियाँ सब ऊपर भाग के आ रहे हैं, धीरे धीरे वो भाग के में धीरे चल के आ रहे हैं। तो आधा पौना घंटे बाद जब वो पहुँचे तो हम तो ऐसे एक बाथरूम नहीं निकला, वरना को कमी नहीं, डर रहे थे ऐसे, क्योंकि इतने बड़े बड़े अधिकारियों को भी देखा नहीं है। तो जो मेरा हवलदार जी था वो बोलता था कूल डाउन, टेंशन मतलब जो भी होगा। तो हम लगा कि हमको उस टाइम लगा कि गलती होगी भाई, गिर गया को पता नहीं, मगर जब वो देख करके किसने किया तो 10 आदमी उंगली, सर इसने फायरिंग किया। तो हम तो बिल्कुल सावधान, ऐसे ही बिल्कुल नजर ही, आपको बोला ना मैं देख नहीं सकते। तब फिर ऐसे हवलदार जी के कंधे पर ऐसे हाथ रखे वेल डन बोल करके नीचे गए, तो नीचे जाके भारत माता की जय बोली, तब भी हमको पता नहीं था। तब हमारे जब अधिकारियों ने सेट के ऊपर जब बताया कि वेल डन भाई, जो चाहिए था वो अपने रेजिमेंट को मिल गया, फिर वेल डन, फिर बधाइयाँ मिलने लगी, तब जाकर के हम लोग को प्राउड महसूस हुआ। और मेरे जो कर्नल थे वहाँ के डिप्टी की ड्यूटी कर रहे थे, कर्नल गिरीश कुमार मेहंदी रहता, सेना मेडल मिला उनको, तो पूरा फायरिंग प्लान उनके अंडर में था तलोलिंग का, मतलब। तो उनको भी एक प्राउड थी कि मेरी बटालियन ने ये काम किया, और हमको भी था भी हमारा कमांडिंग अफसर ये फायर प्लानिंग कर रहा है, मतलब।
तो फायर प्लानिंग क्या है कि ट्रेनिंग दी जाती है हमको, ऑफिसर को अपनी ट्रेनिंग दी जाती है, जवान को अपनी ट्रेनिंग दी जाती है। तो हर फील्ड में हर आदमी को जवाबदारी समझते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि भाई किसी के बीच में उंगली करते हैं एक दूसरे के, नहीं। अपना काम, इसलिए तो गलतियां नहीं होती फौज में। अपना काम करेंगे, जो हमको ड्यूटी मिली उसको वही काम करेंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ गलती हो रही है तो हम लोग बीच में अपना दिमाग चला लें, नहीं। सेना के अंदर हाँ, यस सर, बस इसलिए गलती होने के कम चांसेस रहते हैं। आपकी सबसे फॉन्डेस्ट मेमोरी क्या है कारगिल वॉर की? मेमोरी से देखो तो वो तो सबसे बड़ी अच्छी मेमोरी तो यही है कि भाई जब तलोलिंग के ऊपर मैंने बोला था कि हमें राशन नहीं, अम्युनिशन ज़्यादा ज़्यादा मिलना चाहिए, मेमोरी सबसे तगड़ी यही है। और एक प्राउड भी है कि भाई मौका मिला हम लोगों को, दुख भी है कि भाई जल्दी आर्मी से रिटायरमेंट कर दिए। जो एक मैं और सेवा देना चाहता था वो मेरी अधूरी रहेगी। मतलब आज भी मैं भगवान से पूजा पाठ करता हूँ, कुछ नहीं मांगता हूँ, एक ही चीज़ मांगता हूँ कि पुनः जन्म हो तो इस राष्ट्र के अंदर हो, एक सैनिक की दोबारा सेवा कर सकूँ जितनी मैं चाह रहा था। मतलब वो मन में ख्वाब रह गया। मतलब ख्वाब मैंने बताया ना, अभी भी जैसे हलचल वगैरह होती तो मन में कई बार पीड़ा होती, तो इसी कंडीशन में पहुंच जाओ। मैं भले ही कुछ ना कर सकूँ तो अम्युनिशन के पास बैठ सकता हूँ, अच्छे सैनिकों को आगे बैठ सकते हैं हम कि तुम युद्ध लड़ने आओ, हम लोग इधर देखभाल करेंगे। क्योंकि आज भी हम लोग वो निशाना तो नहीं भूले ना, भले ही इस हाथ की बजाय तो इस हाथ से कर देंगे, मगर आज भी वो दिमाग में तो है ना वो चीज़ें। आज हम खुद नहीं कर सकते तो गाइडेंस कर सकते हैं, जो हमारे पास एक्सपीरियंस है कि हमने क्या किया है। मतलब आज बच्चे भी बहुत से आना चाहते हैं सेना के अंदर, बहुत कुछ करना चाहते हैं, कईयों को मौका नहीं मिलता, कईयों को मौका मिल रहा तो वो करना नहीं चाहते हैं। तो वो भी चीज़ें हैं। मतलब मेमोरी सबसे अच्छी है। दुख की बात यही है कि भाई इतने साथियों को खोया है। हर मेरा तो भाई से बढ़ के दोस्त था मुकेश, तो आज भी मैं उनके परिवारों से मिलता हूँ जाकर के। नहीं, वो स्टोरी तो आपने बताई। ठीक है, ऑपरेशन पराक्रम के बारे में बात करते हैं। बिकॉज जैसे आपने बोला कि आपको एक वो अभी भी दिमाग में आपके आता है कि कहाँ पे भी आप देखते हैं कि कुछ ऐसा सिचुएशन तो आप भी उसमें पार्ट हो सकते थे। तो ऑपरेशन पराक्रम के बारे में एंड ऑल्सो वहाँ तभी आप कहाँ पे पोस्टेड थे और फिर ये अभी हम लोग अपॉर्चुनिटी? जब ये कारगिल लड़ाई लड़ने के बाद में हम लोग सिकंदराबाद पहुंच गए, हमारा सिल्वर जुबली मनाया हम लोगों ने, क्योंकि 25 साल हो गए थे हमारी बटालियन को। कारगिल के बाद हम लोग सिचिन ग्लेशियर भेज दिए थे, नोडला के अंदर ग्लेशियर जो हम लोग, मैंने आपको बताया ना। तो वहाँ पर हम लोग 6 महीने पोस्टों पर रहे, 8 महीने तक वहाँ लगभग रहे कारगिल के बाद में। कुछ दिन तो कारगिल में रहे, हम लोगों को बोल दिया, क्योंकि 26 जुलाई आप जो कारगिल को बोल रहे हो, डिक्लेयर तो 15-16 कर दिया था कि आप लोग स्टॉप कर दो, बातचीत होगी। तो हम लोग जहाँ पर पोस्टों पे तो वहीं पर थे। उसके बाद हम लोगों को फिर जुलाई के बाद में वहीं पर शिफ्ट कर दिया गया था, जहाँ पर भी खुले मैदान पर जगह मिली वहीं पर हम लोगों ने लोहे के बैंकर बनाए हुए थे, इसने अपने हमने ग्रिप्स ने, उन्हीं में शिफ्ट हो गए हम लोग जहाँ पर भी थे। मतलब तो हमारे पास में एमनीशन जो AK-47 सब कुछ हमारे पास ही था, जितना भी था। तो हम अपना वो काम करते थे। फिर पोस्टें बांट दी गई, जो तुर्तुक की साइड में अपना जो देखते आप नाम सुना ना, तो वो पोस्टें बांट दी गई ऊपर हाईटेड के ऊपर। तो वहाँ पर हम लोग गए, तो वहाँ पर 8 महीने तक काम करने के बाद में फिर हम सिकंदराबाद आ गए। सिकंदराबाद आए, सिल्वर जुबली मना, उसी के बाद में ही पार्लियामेंट में अटैक हो गया। तो फिर हमको मूव टू बॉर्डर पे, तो राजस्थान में हमको लगा दिया। तो अब की बार हमारे अंदर एक अलग उत्साह था। मतलब उत्साह ये था कि मतलब पिछली बार तो मौका लगा, एक बार सलाह दिया तो ये रहेंगे या तो हम रहेंगे। और ये हिंदुस्तान का एक ऐसा मूवलेशन था, देश आज़ाद होने के बाद में 2000 जब पार्लियामेंट में अटैक किया ना, उस टाइम पूरी सेना को लगा दिया गया था। मतलब इतना गुस्सा था देश के अंदर, पहली बार पूरी सेना को हिलाई गई थी। मतलब यानी कि हमारे टैंक तक, जो हमारे आर्मर्ड फोर्सेज है, टैंक तभी हिलते हैं जब बिल्कुल आर पार हो जाए। मतलब तो सबको, मतलब जितना भी आर्मर्ड, आर्टिलरी, एयरफोर्स, सबको रेडी कर दिया गया था। और हम अब की बार खुले मैदान में थे, तो हमारे अंदर एक्सपीरियंस था। यहाँ पर हमने खड्डे खुड्डे खोदे, भाई एयर ब्रस्ट आएगा तो कहाँ पर छुपना, सब कुछ हमने किया। अम्युनिशन बहुत, अम्युनिशन को हमने डैम बनाए। मैंने बोला ना आपको, हाथों से खोदते थे तो अम्युनिशन को भी बनाए। तो वहाँ पर भी 1 साल तक रहे। मतलब हम लोग तो 1 साल तक रहे उधर। यही प्रैक्टिस चलती रही, ये युद्ध में क्या होगा, अभी वो फायरिंग करेंगे कि नहीं करेंगे। मगर फिर रूस ने और अमेरिका ने फिर बीच में दखलंदाजी कर दिया, तो फिर वही हम लोगों को फ्यूज बम की तरह ठुस हो गए, हमारे जोश फिर निकल गए। मतलब जोश इतना इसलिए था कि क्योंकि हमारे एक अधिकारी की बीवी थी कि भैया कुछ डर लग रहा। मैडम डरने की जरूरत नहीं है। मैंने जब उनको घर से निकल रहे थे, बोलते दीपचंद भैया कुछ होगा, मैंने बोला मैडम डरने की जरूरत नहीं है, पिछली बार बच गए थे, आपके बार सबको ठोक के आएंगे जिंदा आएंगे। मतलब आप साहब के बारे में भी टेंशन मत लेना। तो वो आज भी मेरे को बोलती है कि आपका वो बातें मेरे को आज भी याद है, और मेरे को बहुत डर लग रहा था, लेकिन आपने मेरे को हौसला बढ़ाया कि आप घबराओ मत मैडम, जितने जा रहे हैं उतने आएंगे और ठोक ठाक के आएंगे। बोले तो युद्ध हो जाता तो एक अलग बात थी, क्योंकि लोंगेवाड़ा में थे हम लोग, जहाँ पर 71 वार हुआ था, तो वहीं पर हमको डिप्लाई कर दिया गया था पोखरण के अंदर ही। तो लेकिन नहीं हुआ युद्ध। उसके बाद हम जब रियर में आए
तो अनलोडिंग कर रहे थे, तो लोडिंग करते हुए 3 आदमी थे हम लोग, जैसे भी स्टोर के अंदर। तो फिर बक्सा छूट जाता है, एक आदमी लाइन पोजीशन हो जाता है, एक आदमी बाहर भागता है और मैं ऐसे हाथ लेकर के बैठ जाता हूँ मतलब। तो जैसे ही बैठता हूँ ये मेरा हाथ ऐसे उड़ता है, मतलब उठा है और मेरे तदर जो भी होना है काम हो जाता है मतलब। इसको हौलदार जी को लगता है टांग में और पेट में, तो इसको उठा करके हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये बंदा लाइन पोजीशन है, इसको कुछ नहीं होता। तो मैंने 2 बार उठने की कोशिश की ऐसे, ऐसे पकड़ के दोनों ऐसे उठने की कोशिश किया, तो मुझे उठा नहीं गया क्योंकि मेरे यहाँ स्प्लेंडर घुसा हुआ है और ब्लड आ रहा है, यहाँ लीवर में ब्लड आ रहा है। उस टाइम टी-शर्ट थी, मतलब पीटी ड्रेस होती है जो हमारी। तो मैंने ऐसे हाथ किया और ऐसे इसको दबारा हूँ सांस लेने में, और इसको ऐसे साफ करके तो मैंने ऐसे देखा और फिर आग लग गया चारों तरफ। तो कोशिश किया, नहीं उठा गया। तो फिर उस टाइम मेरे को 2 चीज़ों का ध्यान आया, एक तो हनुमान जी का, एक अपनी बीवी का सुशीला देवी का, क्योंकि भाई इतनी जल्दी तो विधवा हो नहीं सकती है, और हनुमान जी का ध्यान इसलिए आया कि आज के दिन मृत्यु नहीं आ सकती है। उसके बाद में आग लगी और मेरी मुझसे माचे ये जलने लगी पूरी, बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी मेरे को। तब वो बंदे बचाने के लिए आए तो उन्होंने बोला एक बम और फट जाएगा, फिर बंदे भाग गए, आवाज़ आ रही कानों में। ये बंदा उठा खिड़की से, ये भागा, इसको बंदों ने पकड़ा, ये हक्का बक्का है, बोलते हैं कौन है अंदर, तो इसको कुछ होश नहीं है मतलब। तो फिर किसी ने बोला कि दीपचंद अंदर है, और मेरा इसलिए मैं मशहूर था क्योंकि मैं हाइटेड थी और पायलट जाता था, जो आप देखते हो कभी ना वीआईपी अफसरों के पास में जो पायलट चलते हैं और जो स्पेशल गार्ड में रहते हैं, जो फर्स्ट संतरी रहता है, तो मैं वो चलता था, तो सबका चहते थे मतलब। और उस टाइम टीवी टावी नहीं थे, तो मजाक मजुक भी करते थे, गाना बजाना भी करते थे। तो वो बोले दीपचंद अंदर है, बोलते हाँ। तो एक जेठ सिंह भाटी था, राजस्थान का रहने वाला, वो स्टोर कीपर था, मगर दोस्ती तकड़ी सबके साथ में। तो वो जेठ सिंह ने छलांग मारी अंदर, और उसने जैसे बक्सा खींचा, फटाफट आग बुझाई, तो सामने मैं देखा था। तो मेरे पूरा पेट फटा हुआ है, आंतड़ी वगैरह बाहर है। तो हमारे पूरे बंदे आए, उठा रहे हैं, सब पीटी ड्रेस में, सब तो काम कर रहे थे। तो फिर वो जोर जोर से रोने लगी भाई, किसी ने टांग पकड़ा, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने ऐसे आंतड़ी पकड़ी हुई है। तो मैं उनको बोला था रो मत, तो मेरे को बोला सर आप चुपचाप रहिए, कुछ मत बोलिए। उनको लगता था चंद सेकंड का मेहमान है मतलब मैं। तो फिर एक बंदे ने वो स्प्लेंडर निकाला, तो वो ऐसे हाथ लगा रहा था बंदा, और सब 10-12 आदमी थे, तो गाड़ी में फटाफट डाला, हॉस्पिटल में लेके गए। तो उस टाइम तक होश था, हॉस्पिटल में पहुँचे तो बंदे ने ऐसे ऐसे लेके गए, तो अंदर लेके चले गए। तो वो मैं वही बोला था, बहुत जोर जोर से बंदे रो रहे थे, मैं बोला सर मत रोइए, बोलता सर आप चुपचाप रहिए मतलब। तो पूरा ब्लड वगैरह बह गया था। तो जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचे, उसका तो ऑपरेशन चल शुरू हो गया था। तो डॉक्टर ने मेरे को चेक किया, तो डॉक्टर ने बोल दिया ही द डेथ। तो जो मेरे कमांडिंग ऑफिसर कारगिल के अंदर थे, जैसे उसको पता चला, वो चप्पल के अंदर ही आए कार लेकर स्पीड में। बंदों ने मेरे को बताया, तो उन्होंने बोला कि सर ऐसे नहीं हो सकता है मतलब। उसने फिर मेरे बारे में डॉक्टर को बताया, इस जवान का वो पता नहीं आपको, ये जवान मेरे रेजिमेंट का एक हीरा है, आप प्लीज़ एक बार दोबारा चेक करो। सब आदमी भावुक हो गए थे, रो रहे थे। तो सीओ भी बेचारा डिमोरल में था कि भाई एक जवान चला गया मतलब बिना युद्ध के ऐसे ही। तो उसके डॉक्टर ने कमांडिंग ऑफिसर यूनिट के बोलने से चेक किया मतलब दोबारा। तो बोले सर इसके अगर टांगे टूंगे काट दे 5% चांसेस है मेरी तरफ से। तो कमांडिंग ऑफिसर ने एक सेंटेंस नहीं बोला, फटाफट साइन किए, बोला ऑपरेशन शुरू करो, तुम काटो, गर्दन मत काटो, हाथ काटो, पाँव काटो, इसको जिंदा चाहिए, मैं बैठे खिलाऊंगा बोले। ये वर्डिंग थे। मेरा ऑपरेशन शुरू हो गया, पूरी रात मेरा ऑपरेशन चला था। 17 बोतल कंटिन्यूटी खून की चली थी मेरे को मतलब, क्योंकि पूरा आते उतरी बार मेरा पूरा पेट फटा हुआ यहाँ से यहाँ तक। तो पूरा सीला उन लोगों ने, खून चढ़ा। उसके बाद में डॉक्टर ने बोला था 78 हावर्स का टाइमिंग है, इसको बीच में होश आ गया तब बताएंगे। मगर भगवान की पिकअप पावर इतनी थी, मेरे को 12 घंटे बाद ही आँख खुल गई मतलब। जो मेरे दोस्त थे दाने उमेश, दाने संतोष, वो सांगली के थे, जो कारगिल लड़ाई में मेरे साथी थे। तो वो मुझे बताते हैं कि जब आपको होश आया तो हमने नर्स को बताया, नर्स ने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने कमांडिंग अफसर को फ़ोन किया कि सर जवान को होश आ गया है। और जो कमांडिंग अफसर मेरे थे कर्नल गिरीश कुमार मेहंदी रहता, सेना मेडल, उन्होंने बोला अभी नहीं मरेगा। तो डॉक्टर बोले सर मैं डॉक्टर हूँ या आप हूँ? सर मैंने उस जवान को देखा है बोले, अब उसकी एक वर्डिंग बोली हुई थी, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ मतलब। तो जीवन इतना आसान भी नहीं था मतलब। होश आने के बाद में पता चला मेरी टांगे नहीं है, हाथ नहीं है, पूरा सब जगह सलाइन है, कहीं इधर कहीं उधर चल रहा, सब कुछ पट्टियाँ हैं, सब कुछ है। तो फिर मेरे को होश आने के बाद मेरी वाइफ, मेरे सास ससुर, मेरे मदर फादर को बुलाया गया गाँव से। तो अभी तब तक मेरे को होश आ गया था। तो मेरी वाइफ की 21-22 साल उम्र है, मेरी 6.5 फुट हाइट, 1.5 साल का मेरे को बच्चा। तो मेरे को मन में आई कि यार वो क्या सोचेगी मतलब, मैंने तो ऐसे हाइटेड वाली शादी किया था, बेचारी उसकी उम्र क्या है मतलब, आजकल तो 21-22 साल की लड़कियां पढ़ती हैं। तो मैं मेरे दोस्तों को बोलता था भाई मेरी टांगों के आगे तकिया लगा दो, और चद्दर डाल देते थे, और मेरी वाइफ को ऐसे एक कुर्सी में साइड में बिठा देते थे। तो उसको पता चलता था कि भाई हाथ हाथ नहीं है मतलब। मैंने अपनी वाइफ को काफ़ी दिनों तक, काफ़ी महीनों तक नहीं पता चलने दिया कि मेरी टांगें भी नहीं है मतलब। क्योंकि मेरे को ये लगता था कि भाई 3 महीने से जो मेरा बच्चा सामने बैठा हुआ है, वो 3 महीने से फैमिली में थी वाइफ दूसरे बच्चे के लिए, और 1.5 साल का बच्चा गोदी में था। तो वो क्या है, उसके बेचारे के दिमाग में क्या चलेगा मतलब। तो ताकि उसको डिमोरल ना हो, तो मैंने फिर कई महीनों तक उसको पता नहीं चलने दिया था कि भाई मेरी टांगें भी नहीं है मतलब। काफ़ी दिनों बाद पता चला
फिर थोड़ा रिकवरी हो जाती है मतलब। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में वाइफ को एडमिट करा दिया। तो मुझसे कोई पूछता था क्या हुआ, तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि मैं अपनी वो याद करता था कि यार मैं क्रॉस कंट्री करता था और मैं ये करता था और मेरी इतनी हाइट थी, मैं कर लो दुनिया मुट्ठी में, एक अलग सपने रहते। युवा था तो बड़ी एक पीड़ा थी। मैं कोशिश करता था कि उठूं, लेकिन नहीं उठ सकता था मतलब। और बॉडी 68 केजी वेट से 38 केजी वेट रह गया। बॉडी ऐसे पतली, दोबारा छोटी छोटी मुझे आ गई, ऐसे आप फोटो देखेंगे तो आप पहचान नहीं सकोगे। मगर क्या था, कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जोश था वही, लेकिन कर कुछ नहीं सकता था मैं। बड़े सपने लेता था कि मैं ये करके चलूँगा, वो करके चलूँगा, मगर बहुत कोशिश किया, नहीं हो सकता। फिर हॉस्पिटल में वाइफ को एडमिट करा दिया, बेटा हो गया। दोनों बच्चे ही हॉस्पिटल में, वाइफ भी, मैं भी, सब हॉस्पिटल में ही थे। तो जनता ने, आप जैसे बंदों ने बोला कि भाई मुबारक हो, 2 बेटे हो गए, ये था वो था। मगर मैं, बेटे की खुशी तो थी, लेकिन वो खुशी नहीं थी मतलब कि बच्चे बोले आप जैसे, अरे अभी टेंशन मत लो, 2 लड़के तुम्हारे को उठा के ले चलेंगे। मैंने बोला जनाजा लिया जाता है उठा करके। तो मेरे मन में थी कि कुछ भी हो जाए, उठना है मतलब। तो फिर उठे उठे ऐसे, कब तक आप रहोगे। तो मैं कभी कभी अकेला बहुत रोता था रात को कि मेरे साथ क्यों हुआ, अभी क्यों हुआ मतलब। तो फिर मैंने ऐसे करते करते, मैं आध्यात्मिक था, तो मेरे इधर एक अंदर आत्मा में एक दिन विचार आया कि तेरा जन्म किस लिए हुआ, किसको देख के तुम भर्ती हुआ था। तो मैं, नेताजी की फोटो आई, तो फिर मन में संकल्प किया, अधिकार है तेरे ऊपर, तू रो रहा है मतलब। जो अपने इंसान अपने बीवी बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता, देश की रक्षा क्या खाक करेगा मतलब। मेरे खुद को अपने आप लड़ रहा हूँ मैं। और फिर वो भगवान श्री कृष्ण की जो गीता में लिखी हुई बातें थी कि जो हुआ है अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा होगा, और जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। ये सोच करके मैंने संकल्प किया। और 6 महीने बाद 38 केजी मेरे अंदर वेट है, 42 केजी की मुझे टांगे मिली, लकड़ी की, लोहे की। मगर जैसी भी थी वो, मैं आपको फोटो भेजूंगा, उनको दिखाऊंगा, जैसी भी थी, डुप्लीकेट थी, कुछ भी हो। मैं पहली बार 6 से 7 महीने बाद इस मातृभूमि को, जिसको हम माँ बोलते हैं, पाँव पर कदम रखा मैंने और नमन किया मैंने पहली बार। और एक आशीर्वाद दिया कि हे माँ, जैसे तूने मुझे बचपन में चलना सिखाया है, एक ऐसा आशीर्वाद दे मैं अपना जीवन जी सकूँ। और आशीर्वाद आज आपके सामने बैठा हुआ है। भगवान परशुराम की तरह कदम नहीं रुक रहे, आशीर्वाद मुझे वो मिला है मतलब। क्योंकि मन में यहाँ पर ट्रिक किया मैंने, नीचे नहीं देखा मैंने। ये टांगे भी जो मैंने बनाई है, ये बिना बेल्ट की है। मैं पहला आदमी हूँ जिसकी बिना बेल्ट की टांगे बनी। बोलते नहीं चलेगा, वो नहीं करेगा, कमांडर ने मना कर दिया था, इधर मेंटल घोषित कर दिया था। एक बार मैंने क्या किया कि वो मना कर देते थे, यार तुम जो चीज़ मांग रहा है हमने आज तक बनी नहीं है कोई भी। क्योंकि वो इतनी भारी थी टांगे, बड़ा मुश्किल होता था, पाँव पहनो, टॉयलेट जाओ, बड़ा दिक्कत होती थी। तो मैंने, मेरे मन में आई कि हाथी अगर की टांग कट जाए तो कैसे होगा, उसको भी ऐसे पहनाएंगे तो वो चलता रहेगा। तो मैं ऐसी कहानी सुनाता था, ये डॉक्टर बोलता था ये हाथी होती कहानी मत सुना जनता को। और मेरे सीईओ को बता दिया कि ये मेंटर घोषित कर देंगे इसको, ये कुछ भी बोलता रहता है जवानों को। ये था, तो मैं उनको कहानी बताता था कि यार हाथी की टांग कट जाए तो क्या होगा मतलब, हाथी भी चलता कि नहीं चलता है। वो ऐसे, तो मैं वैसी टांगे बनाऊँ, लोग बोलता ऐसी टांगे बनती नहीं। तो फिर जो एक अली करके सर थे जो नाप लेते थे हमारे, मैंने उनको बताया कि सर ऐसा है कि मैंने इसे पेन से बनाया। वो बोलता यार ऐसे कैसे, आज तक तो हुआ नहीं है। मैंने बोला सर देख तो लो। अब उस टाइम की कीमत आप बताइए, 5,500 कीमत थी इनकी सिर्फ। 5,500 के लिए भी मना कर दिया गया था कि नहीं होगा। फिर मैंने उसके ऊपर पीछे पड़ा हुआ, लेकिन एक दिन काम नहीं हुआ। एक दिन जब कमांडर साहब राउंड पर आए ना, तो किसी का कोई कंप्लेंट, तो मैंने हाथ खड़ा किया, तो उसने बोला ठीक है, इसका हर बार का यही है। तो मैंने क्या किया, 4 पैसे ऐसे ऐसे, मैं नंगे पाँव था मतलब, ऐसे लेटा हुआ था, और 4 पैसे मैंने नीचे जंप कर दिया मतलब, और खड़ा हो गया ऐसे ही मतलब नंगे पाँव से। और भावुक हो गया कि कोई मतलब टच नहीं करेगा मेरे को मतलब, मैं एक डुप्लीकेट चीज़ मांग रहा हूँ, तुम्हारे से कुछ सोना थोड़ी मांग रहा हूँ। ऐसे करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। और छोड़ते थोड़ी फौज के अंदर, भाई टाँके टुके खुल जाएंगे फटाफट, नहीं तो फटाफट फौजियों ने उठाया और वापस बैठा दिया। फिर भी कमांडर साहब की ये वर्डिंग थी कि इमोशनल नहीं चलेगा मतलब। मैं बोल रहा हूँ, मैंने उनको वर्डिंग बोली कि मैं जब नंगे पाँव चल सकता हूँ, तो मेरे को आप दो तो मैं चल के दिखाऊंगा तुम्हारे को। तब फिर उस टाइम कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट बार जब आए ना, तब उन्होंने सोचा, तो फिर मैंने तब तक उनको, डॉक्टर को बोला, मैं बोला सर एक बार चांस तो ले ले मेरे ऊपर। तो अली एक पहला इंसान था जिसने बोला कि जो आप बोल रहे हो मुझे लगता है कि आप चल जाओगे मतलब। तो उसने फिर एक सरदार जी थे उसको बताया कि ट्राई कर लेते हैं। फिर डॉक्टर साहब को, नीचे डॉक्टर था उसको बताया, जो सर्जन था, कि सर, बोला यार जनरल साहब को कौन बताए, बोला सर देखते हैं। तो उस दिन राउंड पर आए, तो उन्होंने बोला सर ये दीपचंद, बोला 9, बोला सर एक बार ट्राई मार लेते हैं। तो जनरल साहब ने बोला यू शुड बी पेमेंट, तुम तीनों पेमेंट करोगे 5,500 रुपये अगर ये खराब नहीं चला तो अली बोला कि सर मेरे को कॉन्फिडेंस है। बोल रहे इतना जोर से कैसे बोल रहे। बोला सर देखो तो मेरी टांगे बनाएगी। तो ये टांगे बनाई, 1 हफ्ते के अंदर मैंने कमांडर साहब के सामने फिर फुटबॉल खेल के दिखाया मतलब। तब कमांडर साहब ने बोला कि तेरे अंदर जो जोश जज्बा है, तो जोश जज्बा ये है कि मतलब जिद्दी मानुस। तो मैंने वहाँ पर रहा, मैं 3 साल हॉस्पिटल में रहा। मैंने उनको बोला कोई भी टांग पहनाओ मुझे, मैं चल के दिखाऊंगा तुम्हारे अंदर। और मैं चला सर, खूब बड़ी टांगे ही बनाई, 5-5 किलोमीटर चलता था। मगर उस टाइम मुझे जो
जज्बा और टांगे असली वाली चीज़ थी वो नहीं मिली, नहीं तो मैं आज कई गोल्ड मेडल होते मेरे। मतलब मैं बहुत जज्बा था मेरे अंदर कि मैं क्रॉस कंट्री करूँ, मैं फुटबॉल खेलूँ, मगर ये अभी भी जो भी है वो चीज़ चली गई, मगर आज भी कोई कमी नहीं है किसी चीज़ के लिए। लेकिन एक और देश को एक नाम मिल जाता कि नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए कभी कभी पुशिंग का जो टाइम हमारे पास रहता है, उस टाइम किसी को पुशिंग का अगर टाइम मिल जाए तो वो काफ़ी कुछ ज़िंदगी बदल सकता है। मतलब मगर फिर भी मैंने अपनी हार नहीं मानी, और उसके बाद में मैंने जीवन का मेरा काफ़ी उतार चढ़ाव है। मैं आपकी थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद में मेरे बच्चे हुए दोनों, और मुझे 3 साल में हॉस्पिटल में मैंने ऐसे गुजारे कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। और हमारे सेना में ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन नॉनवेज ना आता हो, खास करके हॉस्पिटलों में मंगलवार के दिन ही मछली आती है। तो मैंने केले खा करके, दाल खा के गुजारा किया हुआ। मतलब क्योंकि कभी उसने हाथ लगा दिया तो मैं नहीं खाता था। मतलब तो मेरे को 2 लड़के हुए, ये जो लड़का आपके सामने बैठा, हमने सोचा लड़की हो जाएगी, लड़की नहीं हुई, लड़का हो गया। तो फिर मैंने और मेरी बीवी ने सोचा भाई बेटी भी होनी ज़रूरी है। तो फिर एक बेटी को मैंने अडॉप्ट किया 1.5 साल की, आज वो फर्स्ट ईयर में है, श्वेता उसका नाम है। तो अभी संयुक्त परिवार हुआ मतलब हमारा। तो काफ़ी बंदों ने उस टाइम मना किया कि तुम्हारी कंडीशन ये है, आजकल 2 बच्चे पालने मुश्किल हो जाते हैं। मैंने बोला ऊपर वाला सब करता है। मतलब तो मेरा ये बताने का तात्पर्य ये है कि मैं जो करते हैं गुणानुगुण में करके दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि फेंको, और सब कर सकते हैं। मतलब उसके बाद मैंने संकल्प किया कि अपने लिए तो हर आदमी करता, दूसरों के लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने आया, जब रिटायरमेंट हो गया, वर्दी उतर गई सर, तो बड़ा आंखों में आंसू आए कि ये वर्दी थी और इसके मतलब जो सपने थे मेरे अधूरे रह गए। मगर कुछ नहीं, सबने आना ही आना एक दिन रिटायरमेंट। तो उस टाइम बड़ा दुख हुआ, उस टाइम रोया मैं काफ़ी। तो मेरी वाइफ बोलती कोई बात नहीं, जो भी हुआ ठीक था। मैं बैठा रहता था, मतलब व्हील चेयर पर। मैं ट्राई साइकिल चलाता था। ट्राई साइकिल के ऊपर भी मेरे अंदर इसलिए जोश आया कि जब ट्राई साइकिल का और साइकिल वालों का ये रेसिंग होती है, तो वहाँ पर मैं एक साइड में बैठा था। तो हमारे जो कमांडर साहब ने बोला पूछो, तो उन्होंने नीचे एक अधिकारी थे, उन्होंने बोला भाग लोगे? मैंने बोला हाँ सर, क्योंकि मैं तो रेसलर रूसल तो था नहीं, साइड में था। तो उन्होंने बोला लगाओ फिर। तो मैं अपनी ट्राई साइकिल को लगाई सर। तो वहाँ ट्राई साइकिल का सबको भगाया, तो वहाँ पर मैंने फर्स्ट में मारा, मतलब ट्राई साइकिल के अंदर हमारे हैंडीकैप आदमियों में। तो वहाँ से मेरे अंदर और जोश आया। मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया ने न्यूज़ दिया, जनरल साहब ने बोला वेल डन, बोले ऐसे जवान चाहिए हमारे को। तो फिर वहाँ से एक जज्बा और आगे कुछ करना है। मतलब उसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद में 7,15,000 रुपये मुझे मिले। 2-2.5 लाख रुपये उधारे उधरे लिए थे वो दे दिए, और लगभग 4.5 लाख रुपये में मैंने कैंटीन की शुरुआत की है। एक कैंटीन की शुरुआत किया। कैंटीन की शुरुआत करने के बाद बच्चे छोटे थे, बड़े वाला लड़का स्कूल में जाने लग गया। तो कैंटीन में मैं बहुत मेहनत करता था। मेरे पास एक स्कूटी होती थी एक्टिवा की काले वाली, तो 100-100 केजी की मैं 3-4 बोरियां लेके आता था। 50-50 केजी का नमक ऐसे उठा देता था हाथ से। मतलब तो मेरे को जी न्यूज़ वालों ने भी कवर किया, और वो कैंटीन इतनी अच्छी चलाई, मैं पूरा माल सप्लाई करता था। 2 साल तक दबा करके मैंने खूब काम किया। ऐसा कोई जज्बा नहीं था जो मैंने किया हो। 2 साल बाद मेरी कैंटीन में आग लग जाती है सर। मैं घर पर रहता हूँ, जो मेरी पटरी गाड़ी पे चल रही थी, एक खुश माहौल था। 1:30 बजे मेरे पास फ़ोन आता है उस टाइम कि कैंटीन में आग लगी। 7 किलोमीटर मेरे से कैंटीन थी। मैं अपनी स्कूटी उठाता हूँ रात को 1:30 बजे। वाइफ मेरे बच्चों के पास रहती, क्योंकि ये छोटा लड़का मेरा छोटा ही था। और मैं स्कूटी लेके जैसे जा रहा हूँ सर, पूरा मेरा आग लग रही। तो उस टाइम मैंने छलांग लगा रहा था अंदर। मतलब तो मेरे साथियों ने मेरे को पकड़ लिया, फायर फाइटिंग आ गई, हमारे अधिकारी आ गए। बोला दीपचंद यार तेरे को देख के हम जी रहे, तुम ऐसे काम करेगा? तो मैं रो रहा था, क्योंकि मेरे तो कुछ भी नहीं था सर। छोटे बच्चे में कैसे पालन पोषण करूँगा? 4,500 पेंशन है, और जो था मेरा तो जल चुका पूरा। मतलब इतनी बड़ी मैंने कैंटीन, साढ़े मतलब 4.5 लाख से 12 लाख रुपये का मैंने सामान डाल दिया था उसमें। तो वो मेरे लिए बहुत झटका लगा। मतलब फिर पूरा उसी दौर में आ गया जब मैं हॉस्पिटल में था। मतलब सेम मेरा तो सब कुछ नहीं था। फिर मैं बैकफुट पर आ गया। मतलब तो बैकफुट पर आने के बाद मैं बैठा रहता था ऐसे ही, तो बड़ा अफसोस करता था कि मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने वही भगवान श्री कृष्ण को याद किया कि तुम जो परीक्षा ले रहा है मेरी, लेता रहो तुम, तेरा ही कोई उपचार हो सकता है, तेरा कुछ न कुछ में संदेश है इसमें भी। मतलब तो फिर सर मैंने हार नहीं मानी, और मैंने क्या किया, वहीं पर बरामदे के अंदर टेबल के अंदर पोहा वगैरह, थोड़ा मूंगफली वगैरह रखी। तकरीबन 1-1.5 महीने बाद, और वहाँ पर शुरू किया मैंने काम। और कि आप जैसे बंदों ने मुझे, किसी ने 500 दिए, किसी ने 1,000 रुपये दिए, और 30,000 रुपये मेरे इकट्ठे हुए। तो मैंने छोटा सा एक बिजनेस शुरू किया। रात को मैं अपना एक ऐसे रख के देता था। दुकान जल चुकी थी, एमईएस की थी हमारी। तो वो बोले पे बनाने में टाइम लगेगा। मतलब तो सर वो दुकान फिर बनी, 6 महीने लगी, और 6 महीने बाद मेरा लोन सेंक्शन हुआ 60,000 रुपये बैंक से। तो बैंक से मैंने 60,000 रुपये लोन लिया, और जिसका मैंने 30,000 रुपये लिया था पहले उनको दे के आया मैं। वो भूल चुके थे, कुछ आदमी पोस्टिंग चले गए थे। तो उनको, उन्होंने बोला अरे दीपचंद जी 500 रुपये क्या बात थी? मैंने बोला सर आपके लिए 500 की बात नहीं, मेरे लिए थी। मेरे लिए रहेगा कि आपने हेल्प किया इतने दिन, बहुत आपने 6 महीने तक दिया। तो पहले 30,000 उनका दिया, और 30,000 से मैंने बिजनेस शुरू किया। फिर वही संकल्प किया मैंने। फिर संकल्प ऐसा किया कि मैंने उस कैंटीन को इतना मेहनत किया। मैंने जो बताना, ये जलने के बाद में रिकॉर्डिंग करने के लिए आए थे जी न्यूज़ वाले।
तो इतनी मेहनत की आजू बाजू में, फिर दोबारा, और उन पैसों से मैंने अपनी वाइफ को एक कार लेके दिया, वैगनार। बच्चों को एक बार्न स्कूल है देवलाली के अंदर, वहाँ पर मैंने एडमिशन कराया और बच्चों को मैंने बार्न स्कूल में बढ़ाया। मतलब हिम्मत नहीं हारी मैंने कभी भी, मतलब। उसके बाद में कोविड के टाइम में फिर मेरी कैंटीन बंद हो गई दोबारा, फिर मैं वही बैकफुट पे। फिर यही तो, अभी उम्र का जज्बा बढ़ चुके थे, बच्चे अडल्ट हो चुके थे, अभी फिर मैं क्या करूं। फिर मैं ऐसे, जैसे भी आपके पास ऐसे प्रोग्राम में जाता तो पुजारी जी यहाँ बैठे हुए हैं, कई बंदे हमको बुलाते तो हमारे नाम से ही धन इकट्ठा कर लेते थे, मतलब। तो दिखावे के चक्कर में कि दीपचंद जी आए हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो बड़ी पीड़ा होती थी कि यार हमारे नाम से सब कुछ बंदे कर लेते। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए। फिर मैंने नेताजी के नाम से एक आदर्श सैनिक फाउंडेशन का निर्माण किया कि भाई निस्वार्थ काम करेंगे, जो मेरे जैसे दिव्यांग आदमी हैं उनके लिए, जो वीरांगनाएं हमारी उनके लिए, तो फिर उनके लिए काम, उनके बच्चों का एजुकेशन के लिए उनको हम क्या दे सकते हैं आपके जैसे माध्यम से। किसी को सिलाई मशीन, किसी को ब्यूटी पार्लर, तो ऐसे काम किया, किसी को बच्चे का फीस भरना, तो मैंने मांग मांग के वो काम शुरू किया। मेरे जैसे आदमी को किसी को व्हील चेयर मिल जाए, तो आदर्श सैनिक फाउंडेशन के माध्यम से मैंने वो काम शुरू किया। उसके बाद में मेरी मन में संकल्प था कि भाई कारगिल के अंदर जब 25वीं वर्षगांठ हो जाएगी तब मैं जाऊं, और स्कूटी के ऊपर मैं ट्रैवल करता था, मुंबई आता था, पुणे जाता था मेरी बीवी को लेकर के। उससे पहले मैंने, कोविड से पहले मैंने मेरी बीवी को दिल्ली से लेकर के और शिमला तक 17 घंटे नॉन स्टॉप स्कूटी के ऊपर लेके गया था मैं, ताकि उसको ये ना लगे कि मेरा आदमी हैंडीकैपर कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि भाई बीवियों के भी सपने रहते हैं। तो मैं बोला यार इसको भी फीलिंग ना आए, तो फिर मैं उस स्कूटी के ऊपर प्रैक्टिस मारता था कि मैं कारगिल में जाऊँगा 25वीं वर्षगांठ पर। तो एक बार मैं फ्लाइट से आ रहा था और वहाँ पर एक व्यक्ति जो मेरे को फ्लाइट में सम्मानित करने लग गए, या मुंबई उतरा तो एक व्यक्ति फ्लाइट के अंदर मेरी वीडियो बना रहा पीछे, मैं आगे बैठा था फ्रंट रो पे। तो मैंने उनसे पता किया, मतलब सर आप, तो उन्होंने बोला मैं शैलेश पाटिल। उसने अपना नाम बताया, हाय हेलो किया, दीपचंद जी मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे नहीं जानते। तो उसने बताया मैं फलाने कर्नल के पास से जा रहा हूँ श्रीनगर में। मरे सर वो तो सही है, ये थी वो थी, वीरगति को प्राप्त हो गई। बोला उनके परिवार से मिल के आ रहा हूँ, तो आप मेरे को नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। उन्होंने मेरा पूरा डाटा जान रहे हैं, वो सेना के लिए काम करते हैं। तो फिर मैंने बोला सर आप क्या काम करते हो? तो उसने बोला केसरी टूर एंड ट्रैवल। तो जैसे उसने केसरी टूर एंड ट्रैवल बोला तो उनकी बीवी का नंबर मेरे पास था, मैडम का। मैं बोला सर संगीता मैडम को जानते हो? बोलता मेरी बीवी है। तो मेरे लिए एकदम हंसी वाली बात आई। और उसने बोला कि आपकी कुछ कंप्लेंट है तो आप आज के बाद कोई कंप्लेंट नहीं करोगे किसी को भी। तो मैंने बोला सर कंप्लेंट की बात नहीं, बोला जो होगा अच्छा होगा। बोले क्या कर सकते हो? बोला मौका मिले तो कुछ भी कर सकते हैं, क्या थॉट है? मैंने बोला मैं स्कूटी पे कारगिल जाना चाहूँगा। तो उन्होंने बोला कि कार चला सकते हो? मौका मिले तो हवाई जहाज चला दें। बात हो रही हमारी, फ्लाइट से नीचे उतर गई। बोला दीपचंद जी ज़्यादा तो मैं जिद्दी मानुस हूँ मैं। तो उसने बोला पक्का? मैं बोला पक्का सर। बोला चल शुरू करेंगे, कुछ ना कुछ मिलते हैं। बोला तो उसने मेरा नंबर लिया सर, और मैं अपने घर चला गया। 1 महीने बाद उसने मेरे को फ़ोन किया, दीपचंद जी एक गाड़ी है आपके पास, ये लीजिए गाड़ी। और वो गाड़ी लेके मैंने मॉडिफिकेशन कराई सर। जब मॉडिफिकेशन करा करके पहली बार मैं तो ट्राईसाइकिल से स्कूटी, स्कूटी से गाड़ी पाया, तो गाड़ी पे तो पहली बार बड़ी गाड़ी में बैठोगे, तो जो मैं गाड़ी अभी लेके आया वो ऐसे हिल रही है। तो जो मैकेनिक था बोला चलो फिर हम गाँव में ऐसे गली में जाने लगे तो ऐसे ऐसे झटके मार रही है। तो मैकेनिक मेरी तरफ देख रहा है ऐसे। बोला सर मैं क्या हो गया? बोला सर मुश्किल है। तो मैं चलो तो हम चक्कर काट के आए 1 किलोमीटर का और अंदर लेके आ गए। तो मैंने बोला आज डेट नोट करो। मैं उसको बोला, तो बोले मैं 8 दिन बाद आऊँगा आपके पास में। तो मैं घर गया सर, बेटे ने मेरी गाड़ी चलाई। घर गए, घर जाने के बाद में मेरी वाइफ को रात को लेता था, हमारा एक एयरफोर्स का रोड है खुला। तो 8 दिन ट्रैवल किया सर बच्चों को साथ में लेकर के। 8वें दिन उस ड्राइवर के पास दोबारा गया, जिस मैकेनिक के पास में। कॉन्फिडेंस की आवाज़ अलग हो जाती है। मैंने बोला सर बोलो कहाँ चलना है? तो वो बोला दीपचंद जी रोड पर तो हर कोई चलता है, वहीं चलो जहाँ गए थे। तो चक्कर मार के आए सर। जैसे गाड़ी उतरी उसने मेरे को पाँव हाथ लगाया। बोला सर आपने सही बोला था। मैंने बोला सही नहीं, अगर मन में कोई चाहे ना सब कुछ कर सकता है। तो मेरा संकल्प क्या था कि मैं मेरे उन वीरों को नमन करूँ खुद जा करके, इसलिए मेरी ये प्रेरणा हुई। तो फिर मैं आरटीओ में प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस बनाया। आरटीओ वाले भी मेरे को ऐसे देखे तो बोला सर ऐसे कैसे होगा? तो आरटीओ वाले ने बैठ के आरटीओ वाले ने ट्रायल मारी, बाजार में लगे गए, सब जगह गए। तो आरटीओ स्टाफ ने फिर मेरे को सम्मानित किया, पूरे फोटो खिंचवाई, और उन्होंने बोला बहुत प्राउड है आपके लिए, मतलब। तो वो फिर मैंने उस गाड़ी के माध्यम से फिर मैं 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कारगिल में गया सर। और 26 दिन के अंदर 7000 किलोमीटर गाड़ी चलाई, जिसमें मैं तुर्तुक गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर, ग्लेशियर, सेचन ग्लेशियर गया जहाँ पर हमारा वार मेमोरियल बना हुआ है। खरदुंगला गया 18,000 की हाइट के ऊपर। डिजर्ट एरिया में भी मैंने पहली बार ये गाड़ी चलाई, मतलब। और मेरा जो एक सपना था वो थोड़ा पूरा हुआ कि भाई मेरे जो मन में थी, और वो मन में ये थी कि स्कूटरी पे चलाऊँ, मगर ऐसे इनके माध्यम से मेरे को केसरी टूर एंड ट्रैवल के माध्यम से मुझे एक जज्बा मिला, और एक जीवन के संकेत भी मिला आपके मीडिया के माध्यम से कि हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आज एक हाथ है मगर माइंड से गाड़ी चलती है सर। तो आज मेरी गाड़ी हाईवे पे चलाओगे तो
प्रशांत जी मेरे साथ में चलते हैं तो टीवी पर नहीं बता सकता मैं, मगर गाड़ी ठीक ठाक चला लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज 40,000 गाड़ी चला चुका हूँ मतलब मैं। तो मेरा जज्बा यही है कि मैंने एक जीवन का संकल्प, तो ट्राईसाइकिल से स्कूटी, स्कूटी से मेरा टारगेट आ चुका है गाड़ी, और अगला टारगेट अभी हवाई जहाज चलाने का, मतलब हेलीकॉप्टर का मतलब तो वो भी आप जैसे बंदे हेल्प करेंगे तो कोई ना कोई इस मीडियम के माध्यम से अगर वो सोचता है कि भाई ख्वाहिश पूरी हो जाए तो मैं जरूर चलाने की कोशिश करूंगा। तो इसका माध्यम यही है कि हम लोग चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर वो अपना जो संकल्प है ना स्वयं के प्रति ना होकर के राष्ट्र के प्रति होना चाहिए। देखो मेरे जीवन में बड़ी ट्रेजरी आई है, आपको पूरा जीवन की कहानी बताई है, मगर एक जिद्दू मानुष कैसे होता है? जिद्दी मानुष क्या होता है कि आपको गिर करके भी उठना, आपको ठोकरें बार बार देंगी। जैसे हम अभी चल रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, स्पीड ब्रेकर आता है, गाड़ी धीरे होती है मगर रुकती नहीं है। तो वैसे ही हमारा जीवन भी है, स्पीड ब्रेकर आएंगे जीवन के अंदर मगर आपने रुकना नहीं है मतलब। और जीवन का एक महत्व और बताता हूँ, उतार चढ़ाव आते हैं जीवन के अंदर, जैसे आपके और मेरे आते हैं, अनचाहे हमारे दुश्मन हो जाते हैं। हमारे किसी दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी का उदाहरण देता हूँ आपको कि छोटा सा एग्जाम्पल, आप भी समझो बाकी समझ सकें तो। अभी वो रात को जुगनू जलता है, जलता रहता जुगनू, तो एक दिन जुगनू ऐसे जलता जा रहा है और उसके पीछे सांप लग लिया सर। सांप पीछे पीछे, जुगनू आगे आगे, दोनों चल रहे हैं। अभी ये जुगनू हाँफने लग गया सांस को, भाई कब तक भागेगा बंदा, और सांप चलता आ रहा। तो उसने बोला भाई रुक के पूछ लेते हैं। जुगनू हाँफते हुए बोला, भाई रुक गया वो, बोले यार मेरे को खाने से पहले एक बात बता, सांप को बोला तेरा पेट नहीं भरेगा मेरे से, तेरी मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर तुम क्यों खाना चाहता है मेरे को? बाकी तो खा लेना लेकिन मेरे को बता देता हूँ भाई क्यों खाना चाहता है मतलब। तो सांप ने भी जवाब दिया उसको, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तेरा खाने से मेरा पेट भी नहीं भरेगा, मगर जो तेरी चमक है ना, मैं इससे बहुत परेशान हूं बोले। तो वैसे ही जीवन के अंदर है ना, आप भले ही आप कुछ ना करो, जो हमारे अंदर चमक आती है ना, देखो मेरी ये कंडीशन है, तब भी जनता को प्रॉब्लम आती है कि कई बंदे बोलते थे फर्जी है, ऐसी लड़ाई भी नहीं लड़ी बोले मतलब बता रहा हूं आपको। तो वो चमक है ना साला, वो कई आदमियों को दुश्मन बना देती है, मगर वो नहीं होना चाहिए। तो जीवन के अंदर आप है ना, मेरी एक अलग खुशी रहती है कि आप आगे बढ़ रहे हो तो मुझे प्रशंसा होती है। कई आदमियों को लगता है कि आप गाड़ी लेके आए तो टायर पंचर होगा कब इसको, नहीं, अच्छा सोचो तो आपके साथ में भी अच्छा होगा। तो आज मेरे साथ तो यही अच्छा है कि जो भगवान ने बचा हुआ शरीर है ना, वो बहुत सही छोड़ के रखा हुआ है। और ये क्यों छोड़ के रखा हुआ है? क्योंकि हमने राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ करना है मतलब। और आज हर कदम इस कंडीशन में भी राष्ट्र को समर्पित है सर। ऐसा नहीं कि भैया कंडीशन आप रात को 12 बजे बोलोगे ना तो यही आवाज आएगी, हाँ सर बोलिए कहाँ चलना है। ऐसा नहीं कि हेलो सर ये थे। तो भगवान ने एक चीज़ दिया है अभी भी, जोश जज्बा और सुस्ती नहीं है। तो वो मेरे लिए बहुत बेटर है कि आज मैं खुद दूसरों की, आज मैं कुकिंग करता हूँ, मैं दूसरों को कुकिंग खिलाता हूँ। मेरे को आप बोलिए, मैं कभी भी बाहर का खाना, मैं घर पे पनीर से लेकर के वेजिटेरियन हूँ मैं, कुछ भी बनवाइए और मेरे पास आते रहते हैं। और मेरा एक बार छोले भटूरे का तो ऐसा हुआ कि मेरे एक छोले भटूरे की वीडियो वायरल हुई थी। तो कांग्रेस के जो हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने मुझे बुलाया, छोले भटूरे मेरे हाथों से खाई, जैसे आप बैठे ऐसे बैठे, देखा मैंने। देखा आपने। तो आप ये मतलब मैंने ये नहीं बोला कि उन्होंने बुलाया, कि मैं बता रहा हूँ कि आप, मुझे नहीं पता था कि वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। मैं एक बता रहा हूँ आपको। तो मेरा कि मतलब था कि भाई हर आदमी ने है, बीच में महामहिम गवर्नर हाउस में भी काफ़ी बार हम लोग बुलाए गए, मतलब हर जगह बुलाते हैं। लेकिन एक वो जज्बा है, और मैं जज्बा कहाँ से आता है कि पहली बात तो आपके पास धन दौलत सुख चैन कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो आपके अंदर अंदरूनी है, जो अपने पास सबके पास में है, वो है मुस्कान। कि खुश रहो खुशी है तुम्हारे लिए, खुश रहो खुशी है तुम्हारे लिए, कोई गम आए तो छोड़ देना हमारे लिए। तो ये चीज़ें आपके अंदर है तो आपकी आधी गलतियां तो वैसे ही माफ हो जाती है। मतलब ऐसा है कि आप घर पर जा रहे हो और आप मुस्कुराते हुए जाओगे तो आपके बीवी बच्चे आपका स्वागत करेंगे। अगर आप मोरल डाउन करके जाएंगे तो बच्चे सोचेंगे पापा क्या हुआ मतलब। तो ये चीज़ें बहुत है। ये भगवान ने मेरे को एक पीड़ा के साथ साथ में ये भी दिया है कि एक खुशी दी है मतलब। और मैं चाहता हूँ ये खुशी मैं उस हर दिव्यांग मेरा जो भाई उस तक पहुँचाऊँ, हर उस वीरांगना के परिवार में मैं स्माइल देखना चाहता हूँ। मेरी तमन्ना यही है कि वो हर परिवार जिन्होंने राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ किया है, उसका परिवार खुश रहे। मेरी तरह जिनके हाथ पांव चले गए वो भी मेरी तरह खुश रहे। मैं चाहता हूँ कि वो एक खुशी देना चाहता हूँ मतलब। और वो मैं अकेला नहीं दे सकता हूँ, सबके माध्यम से देना चाहता हूँ मतलब। तो आज भी मैं उस संस्था के माध्यम से शहीद परिवारों के स्मारकों पर तिरंगे लगाता हूँ। मैं कई तिरंगे लगा चुका हूँ। अभी भी एक 11 नवंबर को केशव गोसावी जी हैं जो पंचाल में शिरडी के पास में हैं, अकेले बैठे थे, शहीद हो गए थे। तो 11 नवंबर को उनके स्मारक के ऊपर भी 60 फीट का एक तिरंगा लगा रहे हैं हम लोग। तो मेरा वही है कि सपना की उस माध्यम से जुड़े, एक सादत जिसकी हुई एक तिरंगे से, एक अपना देश की है। आज मेरे घर के भी सामने ही मैंने तिरंगा लगा रखा है। मेरा एक सपना था कि मैं जब घर बनाऊं तो घर से पहले एक तिरंगा जरूर होना चाहिए। तो आज मैंने एक 60 फुट का तिरंगा है, क्योंकि राष्ट्र को समर्पित है। तिरंगे से मेरे को बहुत प्यार है मतलब। और तिरंगे के कारण ही मैंने, नहीं ये आपकी रीत बातों से भी ऑफ कोर्स आपकी स्टोरी भी इतनी इंस्पिरेशनल है, तो उसमें तो कोई डाउट भी नहीं है। ग्रेट, थैंक यू सो मच दीपचंद जी
बहुत सारी और चीज़ें भी हैं मेरे दिमाग में, बहुत सारे और सवाल भी है, बट नहीं पूछिए, आप एक दो है तो कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नहीं, वो क्योंकि डेफिनेटली कोई और दिन के लिए भी रखेंगे, बिकॉज वरना जैसे आपने बताया कि ऐसे बात करते करते 3-4 घंटे हो जाएंगे और और बातें खत्म नहीं होगी, बट अगेन एज यूजुअल, मतलब ये माध्यम से भी ऑफ कोर्स, एंड ऑल्सो मतलब आई थिंक मेरे तरफ से, मेरी टीम के तरफ से, एंड ऑल्सो सब देश वासियों की तरफ से भी, आई थिंक जो भी जितना भी साहस, जितना भी हार्डवर्क जो आप लोग करते हैं, स्पेशली जो आर्म फोर्सेस करती हैं, उसके मतलब उसके लेवल में जो हम आम नागरिक या जो नॉर्मल लोग करते हैं, उसका तो कोई कंपैरिजन भी नहीं है। एंड उसके लिए ऑफ कोर्स बहुत 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 आभार आप लोग का। एंड आई होप कि मैं जानता हूँ, मतलब क्योंकि बहुत सारे सेना के लोगों से भी ऑफ कोर्स हम मिले हैं, हमने कॉन्वर्सेशन भी की है, तो मुझे पता है कि उनका साहस और उनका मनोबल जो रहता है वो अलग ही है, उसी वजह से हमारी सेना जो है वो है। बट यस, मतलब आपकी जो स्टोरी है वो अलग ही लेवल की राष्ट्र इंस्पिरेशन है। जो अपना चल रहा है वो सेना की बदौलत ही चल रहा है, समझ लो आप, जी, क्योंकि राष्ट्र, सेना राष्ट्र की धड़कन है। एब्सोल्युटली, एंड आपकी जो स्टोरी है वो अलग ही लेवल की इंस्पिरेशन है। तो आई होप कि आपकी जितनी भी परेशानियां, कठिनाइयां आपने देखी है, उसके बाद में भी आपको मिलके भी मतलब ऐसा, इतना आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव व्हाटएवर एटीट्यूड है, आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है, वो देख के बहुत ही अच्छा लगा नहीं, मेरा जानने तो को वो मिला। मकसद वो बताना कि मैं चाहता हूँ कि ये स्माइल हर नागरिक के ऊपर होनी चाहिए। मेरा तो थॉट यही है कि क्यों हम उदास रह रहे हैं, कि जीवन इतना मिला हुआ है, अनमोल है ये जीवन। इसको छोटे-छोटे बच्चे आजकल कम नंबर आ गए, बोलता है मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, छोटी चीज़ों में किसी को प्रमोशन नहीं मिली, वो बंदा ट्रेस हो जाता है। अरे यार, जीवन बहुत बहुमूल्यवान है। आज देखिए, जो चीज़ें मेरे को गॉड गिफ्ट था, वो चीज़ें दोबारा नहीं आ सकती ना। गॉड गिफ्ट थी ना, बचपन से जैसे कर्ण को वो मिला था, कवच और कुंडल, तो हमको वो चीज़ें भगवान ने छीनी, तो उसकी कोई मर्जी है ना। तो छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर मोराल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमको ये जीवन कैसे जीना है, जिसको जो भगवान ने दिया ना उसमें संतुष्ट होना चाहिए, और उसने सही बरोबर दिया हुआ है, सोच समझ के दिया, ऐसा नहीं है। और आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए। आज भी मेरे अंदर एक जज्बा है कि साला हम लोग किसान और जवान, साला आज भी जमीन को फाड़ करके सोना उगाने वाली बात हो रही है, कि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि हम सैनिकों को सिखाया जाता है स्वयं के कंधों पर फायर करो, दूसरों के कंधों पर फायर करो, कभी भी कंधा हटा सकता है बंदा। तो आज भी जज्बा यही है सर, कि मैं कई बार मैं दूसरे का हाथ पकड़ता हूँ, तो उसको मापता हूँ कि ये काबिल है कि मुझे ले जा सकता है, या मैं इसको ले जाऊँ। तो एक सोच के ऊपर अंतर रहता है, मतलब। तो वो चीज़ें होनी चाहिए कि स्वयं के ऊपर विश्वास करो, भगवान तभी आपकी भलाई करेगा, जब आप खुद के ऊपर आप अपना एक कॉन्फिडेंस रखो कि मैं खुद कुछ कर सकता हूँ। वरना आप कितनी भी अगरबत्ती मंदिर में ज्वालाओं में जलाओ, जब तक मन की ज्वाला नहीं जलेगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो मन की ज्वाला आपने जलानी चाहिए, नित्य आपने सोचना चाहिए कि मैं आज क्या काम कर सकता हूँ। छोटी छोटी चीज़ों से हम राष्ट्र के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बस एक जज्बा होना, जिस डिपार्टमेंट में आप हो, चाहे वो साफ सफाई से ले लो, आज हम गऊ के नाम से ले लो, किसी के नाम से ले लो, बस छोटा सा एक आपका रतबा बदलिए, बस बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। और यही है, और मैं राष्ट्र के लिए दो लाइनें बोलता हूँ। अभी अपना अंतिम पड़ाव है और मैं विदाई लेता हूँ आपके सभी टीवी के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, कि हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, जीवन सुमन दाकर आराधना करेंगे तेरी, जन्म जन्मांतर वंदना करेंगे तेरी, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे अभिनंदनीय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।